Hey guys, this is CMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है और फाइनेंस मैनेज्ड है। तो आइए दोस्तों, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सफर में आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा, लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इस वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला टॉपिक, जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जी हां, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट मीन्स मनी की टाइम वैल्यू। तो दोस्तों, सर क्या मनी की भी टाइम वैल्यू है? मतलब सर, अगर हम बात करें 100 रुपए का नोट है, आज भी 100 में चलता है, कल भी 100 में चलेगा, और आज के 1 साल बाद भी 100 रुपए के नोट 100 रुपए में ही चलेगा। तो सर फिर कहां से वैल्यू आई? मैंने कहा वैल्यू ऐसे नहीं आई। बेशक आपको नजर आ रहा है कि 100 रुपए का नोट आज भी 100 में चल रहा है, 1 साल बाद भी 100 में चलेगा। क्या ऐसा संभव है कि नया नया नोट लाए तो 100 का 100 में चलेगा, और अगर नोट पुराना हो गया तो 100 का 80 में चलेगा या 90 में चलेगा? आंसर है नो। तो फिर सर फिर कहां हुआ? फिर तो टाइम के साथ वैल्यू सेम है। मैंने कहा आंसर है नो। पॉइंट है यहां पर, आपके 100 रुपीज की जो वैल्यू है वो आज और आज के 1 साल बाद दोनों डिफरेंट होगी। सर कैसे? मैंने कहा सोच समझ के बताइए। आज की तारीख में अगर मैं बात करता हूं तो पेट्रोल की जो रेट है वो है समवेयर 110 120 के अराउंड, लेकिन आज के 1 साल पहले क्या थी? 80 या 90। तो इसका मतलब जहां 1 साल पहले हम लोग 100 रुपीज में 1 लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल भरा सकते थे, वहीं हम आज 100 रुपीज में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं भरा पा रहे हैं। यह क्या रीजन है? दिस इज द रीजन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और इसके पीछे रीजन क्या? महंगाई, इन्फ्लेशन। तो दोस्तों, आज का 100 रुपए आज के 1 साल बाद के 100 रुपए के इक्वल नहीं होगा, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा इनकी वैल्यू के लिए, और इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब आखिरकार सर इन डिफरेंस के आने के पीछे का लॉजिक क्या है? किन कारणों से ये डिफरेंस आता है? तो दोस्तों, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमने कंसीडर किया। पहला, रिस्क। अगर मैं बात करूं, आज मुझे सपोज से कोई व्यक्ति है जो मुझे 100 रुपीज देना चाह रहा है। उसने मुझे कहा कि आप मेरे से चाहे 100 रुपीज आज ले लो, चाहे 1 साल बाद ले लेना। मैं क्या कहूंगा? आज दे दो, कल किसने देखा है? तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट इज देयर, कि हो सकता है कि आज उसका देने का मूड हो, 1 साल बाद क्या पता मना कर दे। तो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कि आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे 1 साल बाद। दूसरा, परचेजिंग पावर। आज हो सकता है कि आज मैं 110 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल ले पा रहा हूं, हो सकता है 1 साल बाद 150 रुपए लीटर हो जाए पेट्रोल। तो इन्फ्लेशन के कारण से जो मेरी परचेजिंग पावर है वो मेरी डेफिनेटली गिरेगी। ये कुछ कारण है इसी तरह से आप लोगों के लिए, कि आपको यहां पर रिस्क होने के कारण से आपकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगी, परचेजिंग पावर आप लोगों का सेम नहीं होगा। हो सकता है कि आज आप किसी से 100 रुपए लेकर के अगर उसको इन्वेस्ट करते हैं, अब आपको लगेगा सर 100 रुपए का क्या इन्वेस्टमेंट है? मैंने कहा कंपेयर करो 1 लाख को। अगर सपोज से 1 लाख रुपए कोई मुझे आज दे रहा है और आज के 1 साल बाद 1 लाख रुपए दे रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहा भैया आप मुझे 1 लाख आज ही दे दो, अगले साल तक तो मैं से 1 लाख को 1,10,000 बना दूंगा। 10% के इंटरेस्ट वाला कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी सोर्स मैं देखूंगा कि जहां पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे ब्याज मिलेगा, मुझे रिटर्न मिलेगा, 10% का मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा, और वही 1 लाख रुपए मेरा 1,10,000 बना दूंगा। ये क्या है? ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, यहां से भी आपकी टाइम वैल्यू क्रिएट की जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोग जो टाइम वैल्यू सीखेंगे, यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को सीखने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। जिनमें एक फर्स्ट मेथड को बोलते हैं कंपाउंडेड टेक्निक,
और सेकंड मेथड को बोलते हैं डिस्काउंटेड टेक्निक। ये है इनके टेक्निकल नाम। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके आसान भाषा में, क्योंकि आपको पता है ना हम हर चीज आसान बनाते हैं, तो आसान भाषा में अगर मैं बात करता हूं तो आसान भाषा में क्या कहलाएगा? आसान भाषा में जो कंपाउंडेड टेक्निक है ना, वो आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाएगा। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? सर, अगर मैं आज किसी को 1 लाख रुपए देता हूं तो डेफिनेटली मैं उससे कुछ रिटर्न चाहूंगा, तभी मैं उसको 1 लाख रुपए दे रहा हूं। आज सपोज से मेरा कोई फ्रेंड आया, मेरा फ्रेंड कहता है यार मुझे ना 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तुम मुझे दे दोगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन सिंस तुम ना मेरे इतने बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो तो मैं डेफिनेटली आपसे इस अमाउंट पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। मैं इस अमाउंट पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, सपोज से 10%। बेशक आप मुझसे आज आप 1 लाख रुपए ले जाओ, इतनी दोस्ती जरूर है कि मैं आप पे रिलाय कर सकता हूं कि मुझे पैसा वापस आएगा, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे देता हूं। 1 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं आपसे 10% ब्याज के रूप में सालाना ब्याज प्राप्त करना चाहूंगा। तो ये जो कॉम्पनसेशन है, ये जो अमाउंट है, 1 लाख के एवज में 10% का जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करना चाहता हूं मेरे फ्रेंड से, दिस इज जस्ट ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण से, क्योंकि मुझे पता है कि आज जो 1 लाख रुपए की मेरी परचेजिंग पावर रहेगी, वो उस टाइम पर वही सामान 1,05,000 या 1,10,000 का आएगा। तो मुझे उस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए मुझे कुछ रिटर्न के रूप में कुछ अमाउंट चाहिएगा, और वो अमाउंट मुझे इंटरेस्ट कहलाएगा। और जब मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मैं जोड़ लूंगा, दैट मीन्स 1 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज का मेरा इंटरेस्ट बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा फ्रेंड मुझे 1 साल बाद अगर मेरे पैसे लौटाता है तो वो मुझे 1,10,000 रुपए देगा। वो मुझे 1,10,000 रुपए देगा। और ये जो 1,10,000 रुपए है, ये कैसे आए? सिंपली जो मैंने अमाउंट दिया था 1 लाख, प्लस उसमें मैंने ऐड कर दिया मेरा इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जो मैंने अमाउंट दिया उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, और उसमें जैसे ही मैं इंटरेस्ट का एलिमेंट ऐड कर दूंगा तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिला करके मैं उसको क्या कहूंगा? आप लोगों ने ये चीज आपके मैथमेटिक्स में आपने सीखी है, और मैं आपको बता दूं ये भी मैथमेटिक्स ऑफ मनी ही है। मनी की मैथमेटिक्स ही कहा गया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। तो यहां पर आप लोगों ने, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने तो हिंदी में पढ़ा था तब 6th या 7th क्लास में मैथ्स में, बिकॉज आई बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम। तो मुझे उस टाइम पर इसको बोला गया मिश्र धन, मतलब कि कंपोजिट वैल्यू, आपकी फ्यूचर वैल्यू जो आई, और वो कैसे आएगी? आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एक टेक्निक तो होती है ये। दूसरी टेक्निक होती है, आज मैंने, ये क्या हुआ? फ्यूचर वैल्यू कब काम आएगा? कि आज कोई रुपए इन्वेस्ट किए, आज कोई रुपए इन्वेस्ट करे, उसके लिए मुझे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद मुझे उसके रूप में कितना रुपया प्राप्त होगा, यह कहलाएगा मेरा फ्यूचर वैल्यू। यह कहलाएगी मेरी फ्यूचर वैल्यू। और इसी फ्यूचर वैल्यू के लिए, सपोज से आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? हमारे किसी भी तरह के कोई भी आने वाला खर्चा हो, कोई भी हमारा अमाउंट हमारे पास एक्सेस आ रहा हो, उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिगार्ड में, या कोई खर्चा आ रहा है उसके लिए हमारे को फंड अरेंज करने के रिगार्ड में जो सारा मैनेजमेंट किया जाता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर में आता है। लेट्स सपोज आज एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करता हूं तो आई एम 28 ईयर्स ऑफ एज, मेरी है 28, दैट मीन्स मैं आज 28 साल का हो चुका हूं। आज नहीं हुआ, मतलब 2-3 महीने पहले हो गया था। लेट्स सपोज मैंने सोचा कि यार मुझे 35 की एज में ना, मुझे 35 की एज में मेरे पास लायबिलिटीज आएंगी, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा होगा, हो सकता है उस टाइम पर मैं कुछ बिजनेस डालने की सोचूं। तो मुझे समवेयर मैंने माइंड में ये सोचा कि यार मेरे को 35 की एज में बिजनेस डालना है, या लेट्स सपोज से मैं सोचता हूं कि यार मुझे 55 की एज में रिटायर होना है, मुझे 55 ईयर्स की एज में रिटायर होना है। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं 55 ईयर्स की एज में रिटायर होता हूं तो मेरे पास कुछ इतना अमाउंट होना चाहिए ताकि मेरी जो भी रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो मेरी अच्छे से निकल सके।
मैंने सोचा कि इसके लिए मुझे 2 करोड़ रुपए जोड़ने हैं 55 साल की उम्र में। तो 55 साल की उम्र में मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। क्या है ये 2 करोड़ रुपए? 55 साल का मतलब आज के 27 साल के बाद। सर कैसी बात करते हो, आजकल का इंसान की खबर नहीं, पल की बात करे कल की। लेकिन फिर भी क्या करें, हमको मैनेजमेंट करना है ना, तो हम हमारा फ्यूचर के लिए हर एक चीज का, कहते हैं ना कि जो भी लोग अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो वो उनसे पूछते हैं। आज अगर मैं अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए सपोज किसी पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाता हूं तो वो मेरे से पूछेगा, सर आपके क्या गोल्स हैं, आखिर आपके क्या गोल्स हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, क्या गोल्स हैं सर आपके? तो मैंने कहा जी मेरे पास दोनों तरह के गोल्स हैं। तो वो कहेगा कि आपके गोल्स को सर हम बाइफिकेट कर देते हैं, अगले 1 से 3 साल के लिए, अगले 3 से 5 साल के लिए, 5 से 10 साल के लिए, 10 से 15 साल के लिए, 15 से 25 साल के लिए और 25 साल से आगे के लिए। तो हर एक जगह पर रिक्वायरमेंट आती है। लेट्स सपोज से मैं बात कर लेता हूं आज के 1 से 3 साल वाले की, कि आज के 2 साल बाद सपोज से मुझे कार लेनी है। मुझे आज के पास सर एज ऑफ नाउ कार है, बट मुझे चाहिए कि मैं आज के 2 साल बाद बड़ी कार लूंगा, बहुत अच्छी खासी लग्जरी कार लूंगा। अब मुझे पता है कि उसके लिए सोर्स क्या है, सर उस टाइम पे लोन ले लेना। मैंने कहा नहीं, कुछ पैसा मैं मेरे पास से भी मिलाना चाहूंगा, कुछ पैसा मैं मेरे पास से मिलाना चाहूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक पढ़े लिखे इंसान को बुलाया। आई एम नॉट ए सीए एंड सीएमए, मैं साइंस फील्ड से हूं। मैंने एक कॉमर्स फील्ड के आदमी को बुलाया, एक कॉमर्स फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाया और उनसे मैंने कहा कि सर मुझे आज के 2 साल बाद 50 लाख की कार लेनी है, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम मैं 20-25 लाख रुपए से ज्यादा का लोन ना लूं। दैट मीन्स 25 से 30 लाख रुपए मैं अपने पास से यहां पर एज ए डाउन पेमेंट पे करूं। तो उन्होंने कहा अच्छा सर, आज के 2 साल बाद आपको कार लेनी है और जिसमें आप चाहते हैं कि आप 30 लाख रुपीस अपने पास से देना चाहते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आज के 2 साल बाद 2025 के अंदर जाकर के या 24 में जाकर के आपको अगले महीने कार लेनी है, अब इस महीने भाई जोड़ेगा 30 लाख रुपए, ऐसा नो। हम आज से ही उसके लिए प्रॉपरली प्लानिंग करेंगे और उस प्रॉपर प्लानिंग के लिए मेरे पास एक फ्यूचर वैल्यू है, मेरे पास एक फ्यूचर वैल्यू है। और वो फ्यूचर वैल्यू क्या है? फ्यूचर वैल्यू है कि मुझे 2 साल के बाद 30 लाख रुपए चाहिए। तो 2 साल बाद 30 लाख रुपए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ एक्स अमाउंट आज इन्वेस्ट कर दूं। 2 ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस हैं। कैसे? एक ये कि मैं आज ही एक लमसम अमाउंट डाल दूं कि लो जी 15 लाख 20 लाख रुपए मैंने डाल दिया और ये 2 साल में विद इंटरेस्ट 30 लाख रुपए बन जाएगा। एक तरीका तो यह है जिसे हम लोग बोलते हैं सिंगल कैश फ्लो सिस्टम। सिंगल कैश फ्लो का मतलब हुआ कि हमने आज ही एक सिंगल अमाउंट डाला है और वो उसी को आज मैंने 20 लाख डाला, उस पर 10% का इंटरेस्ट आया, फिर उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट आया। तो यहां पर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है दोस्तों, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी 2 तरीके से होती है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। मैं अभी तक आप लोगों के सामने यहां पर कोई स्क्रीन में लिख नहीं रहा हूं और मैं आपको बता दूं, आपको भी अगले 40 मिनट्स 30 to 40 मिनट्स कुछ नहीं लिखना है। ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हम लोग कर रहे हैं ना, इसको माइंड में आपको समझ में आना चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग एफएम को किस तरह से यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंगली मैंने सोचा कि भैया मुझे आज के 2 साल बाद 30 लाख रुपीस मुझे चाहिए, आज के 2 साल बाद मुझे 30 लाख रुपीस चाहिए, लेकिन उस 30 लाख से पहले मेरे पास एक कॉल आ रहा है, उसको अटेंड करेंगे। तो आज मैंने सोचा कि एक लमसम अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करें। अब लमसम कितना? अब यहां पर 2 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन ये डिमांड कर ले कि लमसम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे 30 लाख रुपए मेरे अरेंज हो जाएं, पहला केस। दूसरा केस क्वेश्चन आपको ये दे सकता है कि आज अगर मैं इतना रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो आने वाले 2 साल बाद इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी। ये इस तरह से क्वेश्चन डिमांड कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब हम लोग 30 लाख की फ्यूचर वैल्यू से 30 लाख की फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो ये एक प्रकार की कहलाती है टेक्निक डिस्काउंटेड टेक्निक, जो कि हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते हैं।
और जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो इसे बोलेंगे कंपाउंडेड टेक्निक। तो आइए दोस्तों एक बार के लिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है, मैं आपको जब बोलूंगा तभी आप लोगों को यह चीज समझनी है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी दो कॉन्सेप्ट पर चलता है। पहला आपको कंपाउंडेड टेक्निक, दूसरा आपका डिस्काउंटेड टेक्निक। कंपाउंडेड टेक्निक के थ्रू मैं फ्यूचर वैल्यू निकालता हूं और डिस्काउंटेड टेक्निक के थ्रू मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं। सर ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है किसी भी ऐसी फ्यूचर वैल्यू जो हम चाहते हैं प्राप्त करना, उसके लिए उसकी आज क्या वैल्यू होगी, वो हमारे लिए कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? आज हमने एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया तो वो आज के 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद उसको विद इंटरेस्ट वो कितना रुपए हो जाएगा, ये कहलाएगा फ्यूचर वैल्यू। अब दोस्तों हम आज पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ये वाला पॉइंट। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर वैल्यू को। फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड हम लोग कुछ सम्स देखेंगे, देन उसके बाद में मैं इस डिस्काउंटेड टेक्निक के ऊपर आप लोगों को लाऊंगा। बस यही 2 टेक्निक हैं, इन 2 टेक्निक के सहारे हम लोग हमारा पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट कर देंगे। तो कंपाउंडेड वैल्यू के अंदर भी हमारा कुछ तरीके और हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि हर बार, आपको देखा होगा, आपने सुना होगा, आप जानते हैं LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, अभी अभी LIC का IPO भी आया। LIC का IPO भी आया है, अभी आपने सुना होगा, काफी डाउनफॉल भी रहा उसमें, काफी लोगों के अच्छे खासे रुपए भी निकले। वहां पर हम लोग LIC में आपने सुना होगा कि जीवन बीमा आपने आज तक सुना है, लेकिन मैं आपको बताऊं LIC के अंदर काफी सारे प्लान्स आते हैं। आपके सेविंग स्कीम भी आती है, आपके रिटायरमेंट के लिए भी आता है, आपके LIC के लिए भी आता है, बच्चों की LIC के लिए क्या भाई आज के 20 साल 25 साल बाद एक लमसम अमाउंट बच्चों को मिल जाएगा। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए उन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो एक अमाउंट हर महीने या हर साल या हर क्वार्टरली या हर हाफ ईयरली अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जिसे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से जानते हैं। और वो इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा होता है। तो सर उस केस के अंदर हमको 25 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, उसकी कैलकुलेशन एक ये कि मैंने एक साथ FD करा दी 2 लाख रुपए की और 3 साल के लिए मैंने FD करा दी। आपने सुना होगा घर पे FD फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं हमारे, तो घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो फिक्स्ड डिपॉजिट को प्रेफर करते हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, जो करंट जनरेशन है वो FDR को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है और ना ही आप लोगों के लिए ये एक एडवाइजेबल होता है। रीजन क्या है? क्योंकि आज की तारीख में अगर हम FDs के ऊपर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो FD के ऊपर इंटरेस्ट है समवेयर 5 to 6% की रेट में, और वहीं हम लोग बात करें हमारी इन्फ्लेशन की तो वो है 7-8% के अराउंड। दैट मीन्स अगर मैं आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो वो 1 साल बाद कितना होगा, 1,05,000 या 1,06,000। लेकिन जो चीज मैं आज 1 लाख में खरीद सकता था उसके 1 साल बाद मुझे 1,08,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने सोचा कि मैं आज इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं चीज सामान नहीं खरीद रहा। सपोज से मेरे को बाइक खरीदनी थी, जो बाइक मेरे को 1 लाख रुपए की आज मैं यूं कहूं कि 2022 में मिल रही थी, मैंने कहा कि नहीं यार बाइक को पोस्टपोन करते हैं, FD में इन्वेस्ट कर देते हैं। FD में इन्वेस्ट किया, ये 1 लाख रुपीज कितना हो गया कन्वर्ट होकर के 1,06,000। अब मैंने कहा अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं भाई बाइक खरीदेगा। मैं बाइक के शोरूम पे गया, उन्होंने कहा 1,08,000। मैंने कहा आपने कल परसों तो मेरे को बताया था, मतलब सर वो कल परसों नहीं था, 1 साल पहले की बात है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए बाइक वाला कॉन्सेप्ट है सर। तो वहां पर अब बाइक की कॉस्ट 1,08,000 हो गई। तो अल्टीमेटली अगर बात करें तो हमको तो बल्कि 2,000 रुपए खुद की जेब से भी लगाने पड़ेंगे। हमने तो होशियारी लगाई थी कि 1 लाख को इन्वेस्ट करूंगा, 1,06,000 बनाऊंगा, बाद में जाकर के 1 लाख में बाइक ले आऊंगा। तो आपको बता दें जिस जगह पर आप इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं उसी जगह पर इन्फ्लेशन भी चल रही होती है, महंगाई उस जगह पर भी चल रही होती है। तो अगर आपके घर पर कोई भी FDs में इनमें इन्वेस्ट करते हो
तो उनको थोड़ा सा एडवाइस आप कीजिएगा। बीइंग ए सीएमए यू आर ए फाइनेंशियल एडवाइजर, तो क्यों ना घर से ही शुरुआत की जाए। तो वहां पर आपके लिए प्रॉपर, अब ऑल्दो मैं यहां पे बताऊं कि हमारा पोर्टफोलियो कहता है कि कुछ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी होने चाहिए, वो सारी बातें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन ये एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों एक तरीका तो है एफडी का इन्वेस्टमेंट की लमसम अमाउंट हमने डाल दिया और वो एन ईयर के बाद, नंबर ऑफ ईयर, 5 साल बाद वो आपका मैच्योर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल कैश फ्लो, एक सिंगल कैश फ्लो वाला कॉन्सेप्ट है कि आप सिंगल कैश फ्लो मतलब कि सिंगल अमाउंट डिपॉजिट करोगे आज, जिसे आप लमसम भी बोल सकते हैं। तो लमसम अमाउंट आपने डिपॉजिट किया और उसके 2 साल 3 साल जितना भी टाइम बाद वो मैच्योर होगा, तब उस टाइम पर उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, वो हो गया सिंगल कैश फ्लो सिस्टम। सेकंड, आपका मल्टीपल कैश फ्लो, लेकिन मल्टीपल कैश फ्लो के साथ कैश फ्लो क्या होगा, डिफरेंट। डिफरेंट इन द सेंस कि जब जब पैसा जितना जितना मेरे पास सेव होता जाएगा मैं आपको देता रहूंगा। मेरा शुरुआत के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर मेरे पास सेविंग आई, मैंने कहा फर्स्ट क्वार्टर में मेरी 20,000 की सेविंग है, वो लगा दो। सेकंड क्वार्टर में मेरे पास सेविंग आई 50,000 की, वो लगा दो। थर्ड क्वार्टर में सेविंग बढ़ी 70,000 की, वो लगा दो। फोर्थ क्वार्टर के अंदर मेरी सेविंग गिर गई और फोर्थ क्वार्टर में मेरी सेविंग 40,000 रह गई, वो लगा दो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसका फ्यूचर वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। फिर आपके पास आता है एक, जब आप एक फिक्स अमाउंट हर साल इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम लोग LIC कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल LIC में क्या होता है, एक फिक्स्ड प्रीमियम पे करने के लिए आपको बोला जाता है कि ये आपका सपोज 10,000 15,000 रुपए आप हर महीने देंगे, हर क्वार्टरली देंगे, हर साल देंगे एज ए प्रीमियम, फिक्स अमाउंट हर साल देंगे। तो ऐसे जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एन्युटी, इसे बोलते हैं एन्युटी। तो दोस्तों ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, इन 3 केस के अंदर हमारे को फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, ये हम सीखेंगे। अब फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालनी है ये हम सीख रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के पहले हमको ये जानना होगा फ्यूचर वैल्यू आखिर होता क्या है। तो फ्यूचर वैल्यू होती है कि जब हम लोग कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, वो कहीं पे भी फॉल कर जाए, यहां पर भी, चाहे यहां पर कहीं पर भी फॉल करे, तो उसके लिए हमारे को कितना रुपए भविष्य में जाकर के मिलेगा, ये हमारे को जानना है। तो अब ये जानने के लिए हमें क्या होगा, हम कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और माना कि उस अमाउंट इन्वेस्ट को हमने बोला पी मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट, पी बोले तो प्रिंसिपल अमाउंट। अब ऑब्वियसली बात है, आपने जब कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट क्यों किया होगा, ताकि आप उससे रिटर्न कमा सकें। और रिटर्न किस फॉर्मेट में होगा, सर इंटरेस्ट के फॉर्मेट में। तो मैं यहां पर इंटरेस्ट कमाऊंगा। तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू होगी आपका प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट। प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट, ये आपका होगा फ्यूचर वैल्यू। अब पॉइंट अराइज होता है, सर ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो दोस्तों इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का भी 2 अलग अलग तरीके हैं। आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा एक इंटरेस्ट होता है जिसे हम लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। सर क्या फर्क होता है इन दोनों इंटरेस्ट में। तो दोस्तों जो सिंपल है वो सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही पकड़ा है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट जो सिंपली कैलकुलेट हो जाए, और एग्जैक्टली यही है। ये इंटरेस्ट बेहद आसानी से आपका हो जाता है कैलकुलेट। ऐसा क्यों, इसका मतलब यह है दोस्तों, जब ये तो मैंने आपको आसान भाषा में बताया, लेकिन अब अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो जब आप लोगों को इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ना मिले, जब आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ना मिले, तो ऐसे इंटरेस्ट को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ना मिले का मतलब, मैंने कहा आपने फर्स्ट ईयर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे 10% के हिसाब से, तो आपके 10,000 रुपए
इंटरेस्ट कमाया पहले साल, तो आपका एक साल बाद आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,10,000। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, जब आप सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो दिस इंटरेस्ट विल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन दिस वैल्यू ओनली, 1 लाख, इसी पर ये वैल्यू कैलकुलेट होगी और ये होगा आपका 10,000। मतलब मैं यूं कहूं कि आपको थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर हर साल सेम अमाउंट का ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा और ये आपके 10,000 ऐड होते जाएंगे। 1,20,000 हो जाएगा, 1,30,000 हो जाएगा, 1,40,000 हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा। जब इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा तो आप कह सकते हैं इसे कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सर फिर ऐसा बार बार हर साल के लिए करते रहेंगे क्या हम लोग? सर ये तो 5 साल के थे, आपने कर दिया, अगर सर कल को ये 20 साल का होता तो आप बार बार कैलकुलेट करते? मैंने कहा नो। मैं कहा ध्यान से देखो, यहां पर इंटरेस्ट का फिगर ऑलवेज सेम आना है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो आपने फर्स्ट डे आपने इन्वेस्ट किया उसी वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाएगा। जो आपने फर्स्ट डे इंटरेस्ट चुकाया है उसी पर इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो सर फिर क्यों इतना बार बार माथाफोड़ी करते हो? सपोज से यही कैलकुलेशन 20 इयर्स के लिए करनी होती तो सर कुछ नहीं करते, इस इंटरेस्ट को आप 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो 20 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा और 20 साल के इंटरेस्ट में आप 1 लाख रुपए ऐड कर दो तो आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बोले आप। तो ऐसे केस में मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? सर 10,000, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से, जो आपके साल हैं, जितने भी साल हैं उससे। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया था? सर 1 लाख का 10%, तो 1 लाख क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल को जब आपने रेट से मल्टीप्लाई किया, जब प्रिंसिपल को आपने रेट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1 साल का इंटरेस्ट आया। और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया आपके पूरे जो भी लाइफ है उससे, जिसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं, तो क्या मुझे एक चीज बताओ, क्या मेरा पूरा लाइफ का इंटरेस्ट आ जाएगा क्या? और अगर पूरी लाइफ का इंटरेस्ट मेरे पास यहां से आ जाता है तो दोस्तों क्या मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि यह मेरा टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा? और आपको पता है फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू होती है आपका प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट प्लस आपका इंटरेस्ट। और आपने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया? P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T, जहां पर P है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, R है आपका रेट और T है आपका टाइम। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P प्लस I की जगह मैं यहां पर लिख दूं, I की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं PRT, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इस जगह पर P कॉमन ले सकता हूं क्या? क्योंकि P प्लस से पहले भी है, प्लस के बाद में भी है। और अगर मैंने P कॉमन ले लिया तो इस वाले P की जगह मेरा क्या आ जाएगा? इस वाले P की जगह मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस, और PRT में से P कॉमन ले लिया तो बच क्या गया? RT। तो आपका फ्यूचर वैल्यू का ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। ये मैंने आपको फॉर्मूला कैसे बना, पूरा लॉजिक के साथ मैंने आपको हर एक चीज समझाई। ये था सिंपल इंटरेस्ट होगा तब फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो फ्यूचर वैल्यू जब आपका प्रेजेंटली, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिंपली हम लोग हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट के अंदर अगर मैं प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। और ये फ्यूचर वैल्यू का एक फॉर्मूला यहां से डिराइव होता है। सर कोई जरूरी है यही फॉर्मूला हम यूज करें? हम तो सर इसको P प्लस I के नाम से भी सॉल्व करना चाहेंगे। मैंने कहा कर सकते हो, क्वेश्चन आपका ओपन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ आपका सिंपल इंटरेस्ट के केस में। लेकिन अगर यही केस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का होता तो दोस्तों ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते, 10,000 बनता इंटरेस्ट, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू 1 साल बाद कितनी हो जाती? 1,10,000। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाया जाए,
उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मतलब 1,00,000 का तो 10% आप कमाएंगे ही कमाएंगे। 1,00,000 का 10% तो हो गया 10,000। और ये जो इंटरेस्ट आपने कमाया ना, इस इंटरेस्ट पर भी 10,000 पर भी 10% के हिसाब से 1,000 रुपए कमाएंगे। और ये दोनों मिलाकर के आपका सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट की इनकम हो जाएगी, दैट मीन्स 11,000। और या मैं यूं कहूं कि जो फर्स्ट ईयर के एंड की फ्यूचर वैल्यू थी, उसको हम नेक्स्ट ईयर अगर हम उसको हमारा पी बना दें। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या कहता है? जो हमारी फ्यूचर वैल्यू थी फर्स्ट ईयर की, वो सेकेंड ईयर के लिए आपका अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड हो जाएगा। इसका 10% 11,000। अब ये 1,10,000 में 11,000 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1,21,000। अब अगले साल ये 121 आपका ओपनिंग हो जाएगा। अब आपका 10% और आएगा। अब 10% और आया तो वो कितना हो जाएगा? सर 10% आएगा 1,21,000 जाएगा तो वो हो जाएगा 12,100। आप देखोगे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर यहां पर कितना आ रहा था? सर यहां पर आ रहा था 10,000। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में यहां कितना आ रहा है? सर 12,100। डिफरेंस कितने का है? 2,100 का। और ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हमने ये 10,000 और 11,000, ये 21,000 रुपए यहां 1,21,000 में हमने ऐड कर दिए। तो इस 21,000 पर भी हमने इंटरेस्ट कमाया। और जब हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जब हम लोग इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और यह कॉन्सेप्ट आता है आपका। अब अगेन पॉइंट अराइज होता है, सर ऐसे कैसे कैलकुलेट करते रहेंगे? सर वहां तो समझ में आ गया, पीआरटी का फॉर्मूला लग गया, लेकिन यहां तो सर हर साल पी बदल रहा है। यहां तो हर साल पी बदल रहा है, सर कैसे करेंगे? मैंने कहा ध्यान से सुनो। पहले साल का अगर मैं बात करूं तो पहले साल का आपका 1 लाख को आपने मल्टीप्लाई किया 1.1 से, कितना हो गया ये हो गया सर 1,10,000। अब आपने अगले साल क्या किया? इस 1,10,000 को इन्वेस्ट किया और इसको फिर मल्टीप्लाई किया 1.1 से, तो कितना आ गया? सर 1,21,000। अब अगले साल आपने क्या किया? इसी 1,21,000 को इन्वेस्ट किया, 1.1 से मल्टीप्लाई किया। तो आप एक चीज देख रहे हो, आपने यहां पर जो अमाउंट लिया उसको 1.1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई करने से जो अमाउंट आया उसको 1.1 से मल्टीप्लाई किया, फिर उनसे जो अमाउंट आया 1,21,000 उसको 1.1 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं कि फॉर्मूला यहां पर कुछ ऐसा है कि आपने पी अमाउंट इन्वेस्ट किया, पी अमाउंट इन्वेस्ट किया एट द रेट 10% पर, तो वो एक साल बाद क्या हो जाएगा? 1.10 से मल्टीप्लाई होकर के 1.10 पी। फिर इसी 1.10 को आपने इन्वेस्ट किया और वो इन्वेस्ट किस पे किया? 1.1 से, तो आपका अमाउंट आ गया 1.21 पी। फिर इस 1.21 पी को आपने 1.10 से मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो आपका पी तो हर जगह कॉमन आ रहा है ना, पी 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 तो हर जगह कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब आपका पी तो हर जगह ही कॉमन आएगा। चेंज हो रहा है तो हो क्या रहा है? आपने इस पी को मल्टीप्लाई किया 1.1 से, ये पहले साल का फ्यूचर वैल्यू, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 1.1 से, ये दूसरे साल का फ्यूचर वैल्यू, और फिर इस दूसरे साल के फ्यूचर वैल्यू को फिर मल्टीप्लाई किया 1.10 से, तो ये तीसरे साल का, एंड फिर इसी तरह से चौथे साल का, एंड इसी तरह से बाकी सबका। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो मैंने 3 साल की अगर कैलकुलेशन की है, अगर 3 साल की पहन के क्या हो गया भाई आजकल, तो अगर मैंने 3 साल की कैलकुलेशन की इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो क्या मेरा फॉर्मूला यहां पर ये नहीं बन सकता क्या? ध्यान से सुनिएगा भाई, पेन चल जाओ यार, क्यों बेइज्जती करा रहे हो?
पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है इस पेन के आजकल। जस्ट लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर रहा हूं वीडियो पॉज कर। चलिए नाउ इट्स वर्किंग। तो आपका पी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया पहले साल, तो पी मल्टीप्लाई बाय 1.1 से हुआ, तो पहले साल का फ्यूचर वैल्यू आ गया। फिर 1.1 से किया तो दूसरे साल का, फिर 1.1 से किया तीसरे साल का। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, ये आपका 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.10 हो रहा है। आप चाहो ना तो कैलकुलेटर निकालो, और कैलकुलेटर निकाल के ना, ये पेन पता नहीं क्या चाहता है भाई। अब आप कैलकुलेटर निकालो, ये रहा। इस कैलकुलेटर पर आपने ऊपर अमाउंट क्या लिया है, अपन ने लिया है 1 लाख। इसी फॉर्मूला पर पी डालो 1 लाख। पी डाला 1 लाख। अब इस 1 लाख को आप मल्टीप्लाई करो 1.1 से, फिर जो आए उसको 1.1 से, फिर जो आए उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करके देखो एक बार। तो आइए सर, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.1 आ गया 1,10,000। इसको मल्टीप्लाई करो 1.1 से, आ गया 1,21,000। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 1.1 से, तो आ गया 1,33,100। और अगर मैं बात करूं तो आप चाहो तो चेक कर लो, यहां पर 1,21,000 जो आया था, इस 1,21,000 में अगर आप 12,100 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास जो फिगर निकल के आएगा वो आएगा 1,33,100। तो यहां पर पॉइंट अराइज होता है, सर ऐसे अगर कल को 20 सालों का हुआ तो हम क्या बार बार ऐसे करेंगे 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 ऐसा? नो, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो हम कैसे करेंगे सर? मैंने कहा आपको पता है कि अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, पी तो आपका है ही है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया किससे 1.1, और 1.1 क्या था 1 प्लस रेट, वही तो था 1.1। रेट मतलब 10%, तो रेट कितनी 10% हुई तो 1.10 हो गया। लेकिन इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार आएगा, फिर वापस 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार, फिर वापस 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बार आ जाएगा। तो अगर मैं यहां बात करूं तो ये 1.1.1 1.1 1.1 अगर मैं इसकी बात करूं और क्वेश्चन मुझे कहे कि 3 साल बाद मुझे वैल्यू बताओ, तो क्या मैं इसके ऊपर यहां पर 1 प्लस आर की पावर 3 कर दूं क्या? अगर आप लोगों की इजाजत हो तो 1 प्लस आर की पावर 3 कर दूं। और ये कैसे कैलकुलेट होगा? कैलकुलेटर उठाएंगे 1.1, ऐसे नहीं, अब ये ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 1.1, तो आपका आता है 1331। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1331। कितनी? 1.331। ये किसकी आई? इस वाले मतलब कि इनकी। और अगर आप इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो वही फिगर आएगा 1,33,100। लेकिन सर ऐसे बार बार अगर 20 सालों का हो तो ऐसे करेंगे 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 1.1। नो, ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर सर कैसा करेंगे दोस्तों? हम लोग कैलकुलेटर लेंगे, आप लोग कैलकुलेटर उठाइए। 1.10 जितनी भी पावर में जितना भी होता है ना, अब सपोज से यहां पर 3 साल की है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिएगा ध्यान से, कैलकुलेटर पर नजर होनी चाहिए। 1.1 इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मतलब एक बार मल्टीप्लाई का बटन दबाया तो इसका मतलब हो गया एक बार मल्टीप्लाई हो चुका है। जैसे ही मल्टीप्लाई का बटन दबाओगे एक बार मल्टीप्लाई हो चुका होगा, इज इक्वल टू दबा दो तो आ गया 1.21, दैट मीन्स 2 बार हो चुका है। और फिर एक बार वापस से इज इक्वल टू दबाओगे तो हो जाएगा 3 बार। और फिर मैं आपको बताऊं, यहां पर आपको राइट हैंड साइड में अपर कॉर्नर पर ये जो वैल्यू है ना, ये आपको दिखा रहा है 0.4। राइट हैंड साइड पर ये काउंटर दिखाता है ना, जहां पर कैलकुलेटर जहां पर आपको काउंटर दिखाता है, आपको शायद नजर नहीं आ रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा जूम होकर के आता हूं, आपको नजर आएगा। आइए मैं आपको दिखा दूं।
ये कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में ये जो है ना, आपको ये नजर आ रहा है 04, ये 04 क्या दिखाता है आपको, ये 04 दिखाता है कि कितना काउंट है, और ये आपकी वैल्यू है। मैंने कैसे किया, वापस से देखिएगा एक बार। 1.1, इस 1.1 को जैसे ही मैं एक बार मल्टीप्लाई का बटन दबा दूंगा तो ये एक बार हो चुका है। जैसे ही इज इक्वल टू दबाया ये 3 आएगा सीधा, यहां पर ये काउंटिंग सीधा 3 आ जाएगा, और ये काउंटिंग सीधा 3 आएगा। दैट मींस इसका मतलब ये नहीं है कि 3 बार का काउंटिंग हो गया, नो, ये एक एक्स्ट्रा चलता है। जैसे ही आप एक बार और इज इक्वल टू दबाओगे तो ये आपका 3 बार की कैलकुलेशन आएगी। वापस से सुन लीजिएगा कैसे हुआ। 1.1 जैसे ही मल्टीप्लाई दबाया तो पहले साल की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू दबाया दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे की, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब आप जैसे 10 साल बोला ना मैंने, लेकिन यहां पर देखो आप ये 11 दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपको जो ये काउंटिंग दिखाएगा ना, ये काउंटिंग आप लोगों को एक एक्स्ट्रा दिखाते हुए चलेगा। तो आप लोग यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं कितने साल का हुआ, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे 1.331 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पी से, तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं इस फ्यूचर वैल्यू में से, ध्यान से सुनो, अगर मैं इस फ्यूचर वैल्यू में से मेरा 1 लाख रुपए का अमाउंट निकाल दूं तो क्या मेरे पास कंपाउंडेड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी क्या? आंसर है यस सर, आ जाएगी। तो अगर मैं यहां पर 1,33,100 ये आपका फ्यूचर, अरे भाई सॉरी 1,33,100 ये आपका फ्यूचर वैल्यू है। और अगर इस फ्यूचर वैल्यू में से मैं 1 लाख रुपीज का आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट हटा दूंगा तो क्या मेरे पास कंपाउंडेड इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, जो कि है 33,100? आंसर है यस सर, आ जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जब भी क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को इंटरेस्ट का रेट दिया हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल ऑलवेज कंसीडर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब भी इंटरेस्ट दिया हो और वो ये ना दिखाए आपको कि ये इंटरेस्ट कौन सा है, तो वी विल ऑलवेज कंसीडर इट एज कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का सिंगल कैश फ्लो वाला सिस्टम होता है खत्म। सिंगल कैश फ्लो में सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला हमने सीखा, सिंगल कैश फ्लो में कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैसे निकाला वो भी हम लोगों ने सीखा। अब पॉइंट अराइज होता है सर नेक्स्ट कौन सा है। तो आइए दोस्तों यहां पर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट देखेंगे तब जब ये हमारा पेन साथ देगा। मेरे को इसको पेन को पूरा दुरुस्त करना पड़ेगा, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं दुरुस्त करने के लिए इसको। यस गाइस, चलिए अब हमने हमारे पेन को दुरुस्त कर लिया है। और इसकी क्या होता है ना, ये भी एक एंटिक पेन होता है, इनकी जो निब है ना, ये निब खराब हो गई थी, थैंक गॉड हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी तो हमने यूज कर ली। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम लोगों ने क्या सीख लिया, अब हमने यहां पर सीख लिया है सिंगल कैश फ्लो वाला सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल कैश फ्लो। मैं एमसीएफ लिख रहा हूं, दैट मीन्स मल्टीपल कैश फ्लो। सर ये क्या होता है? मैंने कहा भैया फर्स्ट ईयर में 50,000 रुपए थे, इन्वेस्ट किए, कितने सालों के लिए किए? सर आज डे 1 पे किए, मैंने फर्स्ट ईयर नहीं बोलूंगा, मैं इसको आज किए मैंने, टुडे, दैट मीन 0 साल। आज मैंने, मेरे पास 50,000 पड़े थे, मैंने 50,000 आज इन्वेस्ट कर दिए। 1 साल बाद मेरे पास फिर से 1 लाख रुपए आ गए, मैंने वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। फिर 2 साल बाद मेरे पास फिर 60,000 रुपीज आए, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिए। अब मुझे यह पूछना था कि एट व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तीसरे साल के एंड में मेरे पास कितने रुपए होंगे, ये अगर मुझे जानना है तो इसे बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो। अब मल्टीपल कैश फ्लो का, अब यहां पर फ्यूचर वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो मुझे कैसे निकालना है, ध्यान से सुनेंगे। मैं यहां पर हर एक इन्वेस्टमेंट को
सेपरेट ट्रीट करूंगा। आप ये मान के चलो जैसे हम लोगों ने सिंगल कैश फ्लो में किया था ना, सेम वही कॉन्सेप्ट करना है। बस अब की बार हमको इन्वेस्टमेंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट नंबर 2 और इन्वेस्टमेंट नंबर 3 इनके लिए 3 बार करना है, और तीनों बार का जो फ्यूचर वैल्यू आएगी उन तीनों को टोटल कर देंगे, आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू। तो मुझे एक चीज जाननी है, आपको कब पता करना है? 3 साल के बाद। तो मुझे एक चीज बताओ, जो हमने आज अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो कितने सालों के लिए इन्वेस्ट हुआ? सर वो इन्वेस्ट हुआ 3 साल के लिए। मैंने कहा जो 1 साल बाद इन्वेस्ट किया वो कितने सालों के लिए होगा? सर ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने आज अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 3 सालों के लिए हुआ है, तो 1 साल बाद वाला जो अमाउंट है वो केवल 2 सालों के लिए इन्वेस्ट होगा। और जो हमने सेकेंड ईयर के एंड में किया है वो हमारा कितने सालों के लिए होगा? वो होगा सर हमारा 1 साल के लिए। दोस्तों यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर यह भी ध्यान देने वाला पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट कब है। होता क्या है, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देता है। क्वेश्चन आपको क्या करता है? क्वेश्चन बोलता है एट द एंड ऑफ ईयर 2 और एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, इन दोनों में चेंज है। इन दोनों में चेंज है। अगर यही क्वेश्चन हमको ये कह देता ना एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 है ये, और एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 का मतलब क्या हो गया? आज अगर मैंने 2022 में कोई इन्वेस्ट किया, तो सपोज वो मैंने क्या किया, 1 जनवरी 2022 को इन्वेस्ट किया, और मैं कब जानना चाहता हूं? मैं जानना चाहता हूं 31 दिसंबर 2024 को, कि 31 दिसंबर 2024 को मेरी क्या वैल्यू होगी। अब जो मैंने 1 साल के बाद इन्वेस्ट किया है तो वो कब इन्वेस्ट हुआ? अब उसको चाहे मैं इन्वेस्ट ये बोल दूं कि वो मेरा इन्वेस्ट हुआ है 31 दिसंबर 2022 को, या मैं उसको ये बोल दूं कि वो इन्वेस्ट हुआ है 1 जनवरी 2023 को। क्या एक ही बात है? बच्चा कई बार बोल देता है नहीं सर 1 दिन का डिफरेंस है। मैंने कहा लेकिन अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे ना, तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है, एंड ऑफ ईयर 2 विल बी इक्वल टू बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर के इक्वल होगा, और जो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 है वो आपकी एट द एंड ऑफ ईयर 1 होगा। इस चीज का विशेष ध्यान देना है। तो अगर कोई अमाउंट मेरा एट द बिगिनिंग ऑफ 2nd ईयर है तो वो भी मेरा कब होगा? वो मेरा यहां होगा, और एट द एंड ऑफ ईयर 1 वो कहां होगा? वो यहां होगा। बट इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये अमाउंट चाहे ये हो, ये भी 2 सालों के लिए इन्वेस्ट होगा, और ये अमाउंट हो तो ये भी 2 सालों के लिए ही इन्वेस्ट कहलाएगा। तो आपको जब भी क्वेश्चन दिया हो तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि इन्वेस्टमेंट कब हुआ है, साल के शुरुआत में कि साल के एंड में, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग आखिर इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जो 50,000 इन्वेस्ट किए वो कितने सालों के लिए हुए? सर वो 3 साल के लिए हुए। तो 1 + R दैट मीन्स 1.10, कितने साल? सर 3। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट नंबर 1। इन्वेस्टमेंट नंबर 2 1 लाख, कितने सालों के लिए इन्वेस्ट हुआ? सर 2 सालों के लिए। तो 1.10 की पावर 2, ये हो गया आपका सेकंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड इन्वेस्टमेंट में हमने कितना इन्वेस्ट किया? 60,000। और ये कब इन्वेस्ट किया? सर एट द एंड ऑफ ईयर 2, दैट मीन्स ये केवल 1 साल के लिए इन्वेस्ट रहेगा। तो मल्टीप्लाई 1.10 की पावर 1 लिखूं या 1.10 लिख दूं, एक ही बात है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेट करें वैल्यू, तो हमारी वैल्यू कहां जा रही है? 1.1 मल्टीप्लाई 1 2, तो 1331 मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो ये आ जाएगा 66,550। आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है, बस समझना है। कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बेहद इंपॉर्टेंट है। एक बार ये बिल्ड हो गया ना, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, टेंशन ना लो। और दूसरे में 1.1 मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई किया तो एक बार, और इक्वल टू करते ही वो 2 साल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो हो जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई किया एक बार और इक्वल टू दबाया एक बार। चाहे तो बगल में देख लो, काउंटिंग 3 दिखा रहा होगा, और 3 का मतलब हो गया कि 2 सालों के लिए हो चुका है। और इसको अगर आपने 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1,21,000। और यहां की बात करें तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 66,000।
और जैसे ही आप इस तीनों का टोटल कर देंगे तो इस मल्टीपल कैश फ्लो का केस में 66,550 प्लस 1,21,000 प्लस 66,000, तो ये आ गया 2,53,550 और ये आ गई आपकी फ्यूचर वैल्यू इन तीनों के इन्वेस्टमेंट की। इन तीनों इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू आ गई और इसे कहते हैं मल्टीपल कैश फ्लो सिस्टम। इसे क्या कहते हैं? मल्टीपल कैश फ्लो सिस्टम से फ्यूचर वैल्यू निकालना। तो ये हमने निकालना सीखा। चलिए, तो ये हो गया मल्टीपल कैश फ्लो वाला केस। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम लोग देख पाएंगे मल्टीपल कैश फ्लो वाला सिस्टम हमारा हो गया है। तो अब हमारा कौन सा सिस्टम बच गया सर? मैंने कहा अभी हमारा एक सिस्टम और बच गया है और वो है हमारा एन्युटी प्लान। मतलब जब हम लोग एन्युटी, मतलब क्या होता है सर? मैंने कहा जब हम लोग एक सेम अमाउंट, हम लोग जब एक सेम अमाउंट हर साल इन्वेस्ट करते हैं तो उसे कहते हैं एन्युटी, और उस एन्युटी के सहारे हम लोग हमारी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। अब देखो, इसका मतलब ये हो गया, एन्युटी का मतलब सर आपका ईयर 1 पे हमने सपोज से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ईयर 2 पर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, फिर ईयर 3 पर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ईयर 4 पर हमने फिर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ईयर 5 पर फिर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब क्वेश्चन जानना चाहता है कि एट द एंड ऑफ ईयर 5 हमारी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। अब एट द एंड ऑफ ईयर 5, तो अगर मैं मल्टीपल कैश फ्लो में जो सिस्टम हमने कॉन्सेप्ट सीखा, वो कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूज करता हूं तो क्या कहेंगे सर? पहले तो पूछो इनसे जाकर के कि इन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो कब किया। पहला तो हम ये पूछेंगे कि अमाउंट इन्होंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर किया है कि इन्होंने एंड ऑफ द ईयर किया है। ऐसा क्यों दोस्तों? अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर करेंगे ना तो इसे हम लोग बोलेंगे एन्युटी ड्यू। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपका अमाउंट इन्वेस्ट होता है तो इसे हम लोग कहेंगे एन्युटी ड्यू, और अगर एंड में किया है तो इसे हम लोग कहेंगे एन्युटी रेगुलर। एन्युटी ड्यू और एन्युटी रेगुलर, इसके अंदर क्या डिफरेंस है सर? मैंने कहा अभी बता देते हैं आपको। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको केस मानूं एट द बिगिनिंग का तो दैट मींस एन्युटी ड्यू। अगर बिगिनिंग का केस मानूंगा तो इसे क्या कहेंगे? एन्युटी ड्यू। और अगर एंड का केस मानेंगे तो इसे क्या कहेंगे? एन्युटी रेगुलर। एन्युटी रेगुलर। तो ऐसे केस में अब मुझे एक चीज बताओ, अगर बिगिनिंग में है, पहले साल के बिगिनिंग में, मतलब कि 1 जनवरी को ही इन्वेस्ट किया, और जानना कब चाहते हैं? 5 साल के एंड पर। मतलब कि अगर कोई अमाउंट 1 जनवरी 2022 को इन्वेस्ट किया तो हम कब जानना चाहते हैं? 5 साल के एंड पर। मतलब कि 22, 23, 24, 25, 26 हम जानना चाहते हैं 31 दिसंबर 2026 को। तो अगर बिगिनिंग में किया तो इन दोनों पीरियड के अंदर कितना डिफरेंस हुआ सर? पूरे 5 साल। पूरे 5 साल। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर बिगिनिंग में किया तो यह अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है 5 सालों के लिए। अगर बिगिनिंग में किया है तो यह अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है पूरे 5 सालों के लिए। और अगर यही केस हमने एट द एंड किया होता तो हमारा ये क्या होता? हमारी ये डेट क्या होती? तो हमारी ये डेट होती 31 दिसंबर 2022। तो ऐसे केस में 31 दिसंबर 2022 से 23, 24, 25, 26 तो वो 4 साल ही होता। तो इसका मतलब अगर आपका एन्युटी बिगिनिंग में है तो 5 सालों के लिए इन्वेस्ट होगा पहला अमाउंट, और सॉरी, और अगर एट द एंड है तो यही अमाउंट इन्वेस्ट होगा 4 सालों के लिए। तो यही अमाउंट इन्वेस्ट कितने सालों के लिए होगा? 4 सालों के लिए। और अगर ये 5 साल और 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है तो भैया दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग होगी।
अब अगर सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर में क्या होगा, एक अमाउंट 1 जनवरी 2023 को इन्वेस्ट किया, तो इन दोनों पीरियड में कितना अंतर है सर, 4 सालों का। तो इस तरह से यहां पर ये 4 इयर्स के लिए इन्वेस्ट होगा और ये रेगुलर में केवल 3 साल के लिए। यहां पर अगर थर्ड ईयर के बिगिनिंग में हो रहा है तो थर्ड ईयर पूरा, फोर्थ ईयर पूरा, फिफ्थ ईयर पूरा, तो ये 3 सालों के लिए। लेकिन अगर थर्ड ईयर के एंड में हो रहा है तो फोर्थ ईयर पूरा और फिफ्थ ईयर पूरा, दैट मीन्स 2 सालों के लिए। अगर फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में हो रहा है तो फोर्थ ईयर पूरा, फिफ्थ ईयर पूरा, तो यह आपका 2 सालों के लिए हो रहा है। और अगर फोर्थ ईयर के एंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो केवल और केवल फिफ्थ ईयर के लिए, दैट मीन्स 1 साल के लिए इन्वेस्ट होगा। वहीं अगर फिफ्थ ईयर की बात करते हैं तो एट द बिगिनिंग करेंगे तो 2026 पूरा कवर होगा, दैट मीन्स 1 साल के लिए अमाउंट इन्वेस्ट होगा। लेकिन अगर एट द एंड 31 दिसंबर 2026 को अमाउंट इन्वेस्ट हुआ तो वो तो 1 दिन के लिए भी इन्वेस्ट नहीं हुआ, तो 0 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ। अब 0 साल का मतलब ये नहीं है कि 0 साल का मतलब ये होगा कि सर अब तो वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं। इंटरेस्ट का अमाउंट इस वाले केस में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2026 को इन्वेस्ट किया और 31 दिसंबर 2026 को उसकी वैल्यू जानना चाहते हो। तो मतलब कुल मिलाकर के मैंने आज जेब से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मैंने पिगी बैंक में डाले और मैं हैंड टू हैंड कहता हूं लाओ भाई बताओ कितनी वैल्यू हुई, तो कितनी होगी, वही 1 लाख की 1 लाख ही होगी। तो अब हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा। अब पॉइंट अराइज होता है सर इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट पहले साल का, इसको हम कैलकुलेट करें कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.1 की पावर, मैं केवल ड्यू की बात कर रहा हूं पहले, ये 5, ये तो हुआ पहला इन्वेस्टमेंट। दूसरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.10 की पावर 4, फिर पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1। इन सब के मैं कैलकुलेट करूं और इन सब के जो कैलकुलेशन से जो अमाउंट आए उन सब का टोटल मेरी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कहलाए। अब देखो ये यहां तो संभव है, समझ में आता है, क्योंकि 5 सालों का खेल है, हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यही केस 20 साल, 25 साल या 30 सालों का होता तो हम क्या करते सर, तो दोस्तों फिर हमारे लिए वहां पर समस्या हो जाती। तो वहां पर समस्या हो जाती तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर इसके फॉर्मूला समझेंगे। इसको फॉर्मूला कैसे होगा, आपने पी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, आपने पी अमाउंट इन्वेस्ट किया है जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1+R। अब 1+R आपका रेट है, इसको अगर आप पावर में आपका जितना भी टाइम होता है उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं। ये पी का मतलब यहां पर अमाउंट कौन सा है, 1 लाख रुपए जो हर साल जमा हो रहा है वो, और इस पावर एन में से अगर आप 1 लेस कर देते हैं, क्योंकि 1+R का मतलब क्या होता है, 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो वो 1 रुपया 10 पैसे कहलाएगा। तो अगर मैं 1 रुपया 10 पैसे हो जाएगा, उसमें से अगर मैं 1 लेस कर दूंगा तो वो क्या बचेगा मेरा, ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट का फिगर बचेगा वो मेरा। आप ध्यान से सुनो, सोचो मुझे, मैं हमेशा से लिखता हूं 1+R, ये हो गया 1.1। ये 1.1 के अंदर इंटरेस्ट तो केवल मेरा 0.1 ही तो है। अगर मैं 1.1 लिख रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूं, सपोज से मैं 1 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूं और उसके लिए मैंने मल्टीप्लाई किया उसको 1.1 से, और ये फिगर मेरे पास आ गया 1,10,000। अब मेरा 1,10,000 कोई इंटरेस्ट थोड़ी है, मेरा इंटरेस्ट तो इसमें ओनली 10,000 रुपए ही है, मेरा इंटरेस्ट तो इसमें ओनली 10,000 रुपए ही है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1 लाख को अगर मैं मल्टीप्लाई 1 से करता हूं तो आएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, और अगर मैं इस 1 लाख को मल्टीप्लाई करता हूं 0.1 से तो ये आएगा मेरे पास इंटरेस्ट का अमाउंट। तो इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा बोल दूं, 1.1 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा ओनली इंटरेस्ट का फिगर, और इंटरेस्ट किस रेट से, उसका डिवाइड लगा दूंगा। इंटरेस्ट किस रेट से, उसका मैं डिवाइड लगा दूंगा। और ऐसा कर देने से दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस तरह से जो वैल्यू आएगी, ये वाली जो वैल्यू आएगी,
इस वैल्यू को हम लोग कहेंगे एन्युटी फैक्टर इन केस ऑफ एन्युटी रेगुलर। ये जो सिस्टम है ये आएगा आप लोगों का एन्युटी रेगुलर के केस में, ये सिस्टम आएगा आपका एन्युटी रेगुलर के केस में। लेकिन आप लोग जानते हैं जहां एन्युटी रेगुलर 4 साल था वहां ये 5 साल है, जहां ये 3 था वो 4 है, ये 2 था वो 3 है, ये 1 था वो 2 है, ये 0 था वो 1 है। इसका मतलब एन्युटी ड्यू आपका 1 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हुए चलेगा। आपका एन्युटी ड्यू आप लोगों का 1 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हुए चलेगा। तो आप लोग को अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है किसकी, एन्युटी, अगर फ्यूचर वैल्यू आपको निकालनी है, ये एन्युटी हो गया, एन्युटी लिखना है। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है एन्युटी रेगुलर की तो फॉर्मूला होगा ये रहा, P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। यहां पर 1 प्लस आर की पावर n से क्या हुआ, आपका कंपाउंडिंग फैक्टर आया। उस कंपाउंडिंग फैक्टर में से जैसे ही आपने 1 हटा दिया, कंपाउंडिंग फैक्टर जैसे आपको बताया 3 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर, कंपाउंडिंग फैक्टर किसे कहते हैं सर, मैंने कहा 1.1 की पावर 3, इसको कैलकुलेट करने से जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। उसे क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर। तो अगर उस कंपाउंडिंग फैक्टर में से अगर मैं 1 को लेस कर दूंगा तो क्या होगा, ये मेरा केवल इंटरेस्ट का एलिमेंट बचेगा। और इंटरेस्ट को अगर मैं इंटरेस्ट को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड लगा दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे फ्यूचर एन्युटी फैक्टर किसका, रेगुलर का। इसे बोलेंगे एन्युटी फैक्टर रेगुलर के केस। और आपको पता है एन्युटी ड्यू के केस में 1 साल एक्स्ट्रा चलता है। तो अगर आपके एन्युटी फैक्टर रेगुलर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आर से तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास एन्युटी फैक्टर जो आपका फ्यूचर वैल्यू आएगी आपकी एन्युटी रेगुलर की, ये आ गई आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। और अगर आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर को आप 1 साल के लिए और इन्वेस्ट कर देते हैं तो आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो अगर मैं दोस्तों इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं और मुझे यहां पर अगर दोनों चीज निकालनी हो तो मैं क्या कहूंगा, भैया 1 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट है, 1 प्लस आर का मतलब हो गया 1.1 की पावर 5 साल के लिए पहला अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है तो 5, इसमें से माइनस कर दूंगा 1, डिवाइड कर दूंगा रेट से, वो की है 0.10। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो वो कितना आता है 1.1, इसके जैसे ही मल्टीप्लाई का बटन दबाऊंगा 1 साल हो गया, इज इक्वल टू हो गया 2 साल, इज इक्वल टू 3 साल, इज इक्वल टू 4 साल, इज इक्वल टू 5 साल। तो ये आता है 1.61051। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा मेरे 1 को तो मेरे पास इंटरेस्ट एलिमेंट बच जाएगा 0.61051। और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा मेरी रेट से जो कि है 0.1 तो मेरे पास एन्युटी फैक्टर आ जाएगा 6.1051। और इसको अगर मैं 1 लाख रुपए की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोस्तों मेरे पास 5 साल बाद जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 6,10,510 रुपीज। और ये केस मेरा किसका है, एन्युटी रेगुलर का। और अगर मैं इस फिगर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.1 से तो मेरे पास आ जाएगा एन्युटी ड्यू और वो फिगर आ जाएगा 6,71,561। दैट्स ऑल। ये है फ्यूचर वैल्यू का पूरा कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से रिकैप करेंगे, हमने फ्यूचर वैल्यू में क्या क्या सीखा। हमने फ्यूचर वैल्यू में 3 चीजें सीखी हैं। पहला सिंगल कैश फ्लो, दूसरा मल्टीपल कैश फ्लो विद डिफरेंट फ्लोज, और तीसरा मल्टीपल कैश फ्लो विद सेम अमाउंट जिसे हम लोग एन्युटी बोलते हैं। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारे एफएम में कहीं पर की कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। फिर आपका सिंगल कैश फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो फ्यूचर वैल्यू आती है जो आपका अमाउंट इन्वेस्ट किया वो, उसको जब आप 1 प्लस आर की पावर n
जो कि आपका एन बोल दो या टाइम बोल दो, अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू। और इससे अगर मेरे को कोई पूछे कि आप इंटरेस्ट का फिगर बोलो, तो फ्यूचर वैल्यू में से जब आप आपका प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट का कंपोनेंट। और मल्टीपल कैश फ्लो विद डिफरेंट कैश फ्लो की बात करें तो यही कैलकुलेशन जो सिंगल कैश फ्लो की है, ये हम लोग हर एक कैश फ्लो के लिए करेंगे। वहां पर कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। हर एक कैश फ्लो, हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे और सारे कैश फ्लो से जो फ्यूचर वैल्यू आएगी उसका हम लोग टोटल लगा लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू में से जितने भी अमाउंट इन्वेस्टेड थे उन सबको लेस कर देंगे तो आ जाएगा इंटरेस्ट का वैल्यू। फिर बात करते हैं एन्युटी की। तो एन्युटी के अंदर हमारे पास दो केस हैं, एक है एन्युटी ड्यू, एक है एन्युटी रेगुलर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल ऑलवेज ट्रीट एन्युटी रेगुलर। हम यही मानेंगे कि साल के एंड में होता है। तो एन्युटी रेगुलर के केस में अगर मैं फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा तो कैसे आएगा, पी अमाउंट इन्वेस्ट करता हूं हर साल, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस आर की पावर एन, माइनस कर देंगे इसमें से 1 जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, डिवाइड कर देंगे आपकी रेट से, तो ये आ जाएगा आपका एन्युटी फैक्टर इन केस ऑफ रेगुलर। और इसको जैसे पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास फ्यूचर वैल्यू। और जो आपकी फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर की आई उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपकी 1 प्लस आर से तो आपके पास आ जाएगी एन्युटी ड्यू का केस। दैट्स ऑल। इसी के साथ ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा बिल्ड हो चुका है। आई गेस मेरे हिसाब से कितना टाइम हो गया होगा, मैं एक बार के लिए देख लेता हूं। आई गेस मेरे हिसाब से पूरा 1 घंटे का लगभग का टाइम हो चुका होगा। तो 1 घंटे का जो समय है इसमें आपको कुछ भी कॉपी करने को मैंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आई वॉज जस्ट बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट। तो आपके कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से यहां से क्लियर हुए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये अगर आपके क्लियर हुए हैं दोस्तों, अगर यहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो लेट्स नाउ मूव टू दी नोट्स पोर्शन। अब हम लोग हमारे इस नोट्स पोर्शन को डिस्कस करेंगे और नोट्स पोर्शन के साथ साथ फिर हमारे बुक के अंदर जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके फ्यूचर वैल्यू टेक्निक के लिए, कंपाउंडिंग टेक्निक से रिगार्ड में, उसके क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। देखते हैं क्या कहता है नोट्स पोर्शन। आइए, तो 1 सेकंड के लिए नोट्स पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं लूंगा 1 सेकंड का ब्रेक, ताकि मैं थोड़ा गले को भी रेस्ट मिले। और आज बोलने की थोड़ी कैपेसिटी कम है तो पानी का भी थोड़ा ब्रेक हो जाए। जस्ट वेट फॉर ए सिंगल मिनट। यस गाइस, सो चलिए अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। ये जो जितनी भी बातें मैंने आपको बोली ना, वो सारी की सारी बातें मैंने कहां लिख रखी है, नोट्स में, ताकि आप लोग जब रिवाइज कर रहे होंगे ना तो आपके पास बार बार वापस से लेक्चर देखने का टाइम खराब नहीं करना है। आपको सिंपली ये नोट्स देखने हैं। जैसे आप लोग नोट्स को वापस से रीड करेंगे और नोट्स रीड करते ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे ही नोट्स रीडिंग दी आपने तो नोट्स की रीडिंग के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये पहला टॉपिक क्या कहता है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इस नोट्स को कि क्या कह रहा है। तो सबसे पहला टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहां पर क्या है, एज द नेम इंप्लाइज मनी हैज इट्स टाइम वैल्यू। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मनी की कुछ टाइम वैल्यू होती है। दैट मीन्स 1 रुपी टूडे इज हैविंग मोर वैल्यू देन ए रुपी ऑफ नेक्स्ट ईयर। द मेन रीजन बिहाइंड दिस, आपको मैंने बताया कि टाइम की, आपकी मनी की अपनी एक टाइम वैल्यू होती है। आज का 1 रुपया 1 साल बाद के 1 रुपए से ज्यादा वैल्यूएबल है। और उसके पीछे रीजन क्या है, ये रहे जी 4 रीजन हमने दिए हैं। ये मैंने नहीं दिए, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ने दिए। पहला, रिस्क। क्या रिस्क है? अनसर्टेनिटी अबाउट रिसिप्ट ऑफ मनी इन फ्यूचर, कि कल को क्या पता, कल किसने देखा, अब मेरे को ये पैसा रिसीव होगा कि नहीं होगा, तो वो हमारी टाइम वैल्यू है, पहला। दूसरा, प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। हम लोग पैसे को पहले कंज्यूम करने का, कंजम्पशन करने की प्रायोरिटी देते हैं, बजाय कि 1 साल बाद कोई भी काम 1 साल बाद करने, इसके बजाय हम लोग चाहते हैं कि आज ही कर दो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो प्रेजेंट कंजम्पशन इज प्रेफरेबल ओवर फ्यूचर कंजम्पशन। तो इसलिए आज हम लोग उसको कंज्यूम करना चाहते हैं। तीसरा, इन्फ्लेशन, महंगाई। इन इन्फ्लेशनरी पीरियड परचेजिंग पावर ऑफ ₹1 टुडे इज ग्रेटर देन 1 आफ्टर 1 ईयर। ऑब्वियस सी बात है,
आज का 1 रुपए में जो सामान मैं खरीद सकता हूं वो 1 साल बाद नहीं खरीद पाऊंगा। उसके लिए हो सकता है मुझे 1 रुपया 10 पैसे, 1 रुपया 20 पैसे पे करना पड़ जाए। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, 1 rupee टूडे विल बी 1 plus R आफ्टर ए ईयर वेयर R इज अर्निंग अपॉर्चुनिटी। जो आज का 1 रुपया है वो 1 साल बाद 1 रुपया 10 पैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं 10% पे उसको इन्वेस्ट कर दूंगा। इस कारण से आज का जो 1 रुपया है वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है बजाय कि अगले साल के 1 रुपए के। क्लियर? चलो देन अब इसके बारे में हम लोग यहां पर अगर बात करें तो काफी सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास आने वाली हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग हर एक चीज को देखेंगे जहां पर आपको डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट टाइम पर आपको कुछ वैल्यू के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपको दिए होंगे, तो उसके अंदर हमारा टाइम वैल्यू यूज होने वाला है। तो मैनी ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन्वॉल्व कैश फ्लो अकरिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर इवेल्युएटिंग सच कैश फ्लो वी विल यूज टेक्निक प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो जो टेक्निक दी हुई है हम उनका यूज करेंगे। तो मेथड ऑफ टाइम वैल्यू की बात करते हैं तो यहां पर दो हैं, कंपाउंडेड टेक्निक और डिस्काउंटेड टेक्निक। डिस्काउंटेड को प्रेजेंट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं और कंपाउंडेड को फ्यूचर वैल्यू के नाम से भी। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो कंपाउंडेड के केस में मेरे पास 3 तरह के कैश फ्लो होते हैं, सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो और एन्युटी कैश फ्लो। वहीं अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो वहां पर सिंगल भी है, मल्टीपल भी है, एन्युटी भी है। इसके अलावा परपेचुअल एन्युटी और परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी भी वहां पर हमको देखने को मिलेगा। ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आप कोई चर्चा नहीं करेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अभी हम लोग जब इसके बारे में चर्चा करेंगे तब वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो कंपाउंडेड टेक्निक क्या बोलता है? अंडर दिस मेथड वी विल कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड एट ए गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग इस मेथड की सहायता से क्या करते हैं? फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। किसकी? कोई एक अमाउंट इन्वेस्ट जो हमने किया उसको एक गिवन रेट पर, जो अभी हमने सारे एग्जांपल्स देखे उनके आधार पर। दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी वन टाइम, हो सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट एक बार हो, सिंगल कैश फ्लो, हो सकता है मल्टीपल टाइम हो विद डिफरेंट अमाउंट, मल्टीपल कैश फ्लो, एंड हो सकता है मल्टीपल टाइम हो विद सेम अमाउंट जिसे हम एन्युटी कहते हैं। तीनों में से कहीं पर भी फॉल हो सकता है। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू इज जस्ट टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, एंड मेड एन इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। मतलब कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन दोनों का जो टोटल होता है वही हमारा फ्यूचर वैल्यू कहलाता है। तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या हुआ? P प्लस आई, जहां पर P है प्रिंसिपल अमाउंट और I है आपका इंटरेस्ट। और यहां पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इसके पॉइंट्स। पहला, फ्यूचर वैल्यू विद सिंगल कैश फ्लो। जहां पर सिंगल कैश फ्लो की अगर मैं बात करता हूं तो नाउ वी लर्न टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के हो सकते हैं। पहला सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंडेड इंटरेस्ट। वही सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी वही मैंने यहां पर लिखा है। सिंपल इंटरेस्ट P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T से आपका इंटरेस्ट आ जाता है, और इंटरेस्ट को अगर आप P में ऐड कर देंगे तो आपके यहाँ फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। और वहीं अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर P मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस R की पावर T से, जहां पर T आपका टाइम है, इससे फ्यूचर वैल्यू आएगी, और फ्यूचर वैल्यू में से आप P लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा इंटरेस्ट का फिगर। अब मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आप लोग जब इस क्वेश्चन को करें तो अभी आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल्स वगैरह कॉपी करने का टाइम नहीं दिया था ना, तो इसलिए मैंने आपके साथ यहां पर एक एग्जाम्पल रेडी करके दिए हैं, रेडीमेड एग्जाम्पल। यहां पर आप देखोगे 1 लाख रुपए 5 साल के लिए 10% पर अगर इन्वेस्ट किया जाता है तो फ्यूचर वैल्यू बताओ दोनों ही केस के अंदर। तो यहां पर तो 1 लाख को 10% से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 1 साल का, 5 साल का चाहिए तो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, और 1 लाख में 50,000 इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो 1,50,000 आपका सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेशन हो गई। कंपाउंडेड इंटरेस्ट 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 1.1 की पावर 5 से, तो यहां से आएगी फ्यूचर वैल्यू, और इसमें से अगर आप 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट का एलिमेंट, और यहां ये फ्यूचर वैल्यू का ये फॉर्मूला, और ये 1,61,051 ये हो गई आपकी फ्यूचर वैल्यू। अभी इतने एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट हमारा डिस्कस होने से रह गया, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस होने से रह गया? सपोज हो सकता है कि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ईयरली कैलकुलेट करने की हमारी आदत होती है कि इंटरेस्ट को हम लोग ईयरली कैलकुलेट करें, लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसी संस्थान, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको मंथली इंटरेस्ट देती हैं, जैसे कि बैंक्स। कोई आपको क्वार्टरली दे,
अरे भाई सेविंग्स वगैरह के अकाउंट पर आपको मंथली बैंक अमाउंट क्रेडिट होता है नहीं होता? हर महीने के एंड में 31 तारीख को आते हैं आपके अकाउंट में, जैसे मेरे अकाउंट में आते हैं 10 रुपए 20 रुपए का ब्याज आता है, वो मंथली, क्वार्टरली, हो सकता है हाफ ईयरली, जिसे कई बार सेमी एनुअली के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाफ ईयरली और सेमी एनुअली दोनों सेम है, और हो सकता है कोई वीकली हो। तो यहां पर आपको जब इंटरेस्ट आपको मंथली दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट भी मंथली होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, 12% है पूरे साल भर का ब्याज। अब साल भर का ब्याज 12%, लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं साहब मैं तो मंथली दूंगा। कोई बात नहीं, आप 1% पर मंथ दे दो, एक ही बात है। आंसर है नो, एक बात नहीं है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा ध्यान से सुनो, अगर मैंने 1 लाख रुपए पर 12% की रेट से ब्याज दिया तो मेरा फिगर 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 1,12,000। लेकिन अगर मैंने पूरे साल भर में जो ब्याज है वो एक बार नहीं दिया बल्कि हर महीने दिया, तो हर महीने का मतलब कितना हो गया, 12 टाइम्स। तो ऐसे केस के अंदर आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो कैसे होगी, P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R। अब यहां पर R क्या होगी, आपकी R 12 के अंदर डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ द ईयर। पूरे साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हुई और कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? सर साल भर में 12 महीने होते हैं तो 12 बार कंपाउंडिंग, तो आपकी रेट पर मंथ हो जाएगी 1%। तो 1 प्लस R कितना हो जाएगा, 1.01। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी तक तो 1 साल थे, लेकिन अब ये कितने हो गए? सर ये 12 मंथ हो गए, ये आपके 12 मंथ हो गए। तो 12 मंथ हो गए तो ये कंपाउंडिंग 12 टाइम्स हो गई। तो ऐसे केस में 1.01 मल्टीप्लाई 1 हो गया इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप देखोगे यहां पर जो कैलकुलेशन शो करता है ये 13 शो कर रहा है, एक एक्स्ट्रा चलेगा। ये कब चलेगा, फ्यूचर वैल्यू निकालते समय। एक हम आगे चल करके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू, उसमें ये 2 आगे चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में इसका फैक्टर कितना आ गया, 1.1268 हो गया। तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वैल्यू होगी, फ्यूचर वैल्यू 1,12,682.5, तो दैट मीन 683। अब बताओ क्या ये दोनों सेम अमाउंट है? आंसर है नो, ये दोनों सेम अमाउंट नहीं है। और ये दोनों सेम अमाउंट नहीं है क्यों? क्योंकि यहां पर कंपाउंडिंग एनुअली हो रही थी तो पूरे साल में 1, और यहां पर कंपाउंडिंग मंथली हो रही थी तो पूरे साल में 12 बार। तो इस कारण से दोनों का फिगर अलग अलग आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, यहां पर 1 प्लस R जो आप कर रहे होंगे ना, वो R आपकी कैसे आएगी, आपकी पूरे साल भर की R पर एनम, इसमें डिवाइड कर देंगे पूरे साल में नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, कितनी बार नंबर ऑफ कंपाउंडिंग करी है। तो यहां पर 12 बार की थी तो 12 डिवाइड बाय 12, तो ऐसे करके ये 1.01 आया। और आपकी जो पावर में T आता है तो एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगा? सर एक साल में कंपाउंडिंग होगा 12 टाइम्स। और अगर आपके नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? सर इस केस में केवल 1, तो कंपाउंडिंग आ जाएगी 12 टाइम्स। तो पावर आपका, इसका मतलब हो गया आपका जो R है वो तो आएगा R, सपोज से मैं नंबर ऑफ कंपाउंडिंग को मैं बोल देता हूं K, तो R तो निकलेगा आपका R डिवाइडेड बाय K से, और T जो है वो आपका निकलेगा नंबर ऑफ ईयर्स कि कितने साल हैं, और उसको आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ए ईयर, जिसे K बोला गया है, ऐसे। तो ये कॉन्सेप्ट होगा। अब लेकिन यहां पर एक चीज मुझे बताओ, अगर कोई क्वेश्चन आपसे कहे कि सर फिर तो आप ये बताओ कि इफेक्टिवली हमने कितना कमाया, 12% कमाया? आंसर है नो, हमने 12% नहीं कमाया, हमने 12.68% कमाया। हमारा इंटरेस्ट, अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन पूछ ले तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.68% होगी, जो कि कैसे आई, 1.01 को 12 टाइम्स कंपाउंड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1.1268, और इसमें से जैसे ही आप 1 को लेस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 0.1268, दैट मीन्स 12.68%। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे डिस्कस होने से रह गए थे। उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों के क्लियर होंगे अब, ठीक है। चलिए तो अब इसके नोट्स देख लेते हैं कि इसके बारे में नोट्स में क्या लिखा है। आइए
तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग मंथली हो चाहे हाफ ईयरली हो, जिसे हम लोग सेमी एनुअली कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली नहीं सेमी एनुअली बोलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। तो इन द केस वी विल कन्वर्ट इंटरेस्ट रेट एंड टाइम इन फॉलोइंग मैनर। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ईयरली रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ए ईयर। अब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ए ईयर से तो आपकी आर निकलेगी, और टाइम कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ए ईयर, तो उससे आ जाएगा आपका टाइम। अब यहां पर पॉइंट अराइज होता है कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी होगी, तो भैया जितने नंबर ऑफ मंथ्स हैं पूरे साल में उतने, जितने नंबर ऑफ वीक है उतने, जितने नंबर ऑफ क्वार्टर हैं उतने, और जितने नंबर ऑफ हाफ ईयर है उतने। तो इसका मतलब मंथली है तो 12, क्वार्टरली है तो 4, हाफ ईयरली है तो 2, वीकली है तो 52, और अगर डेली है जो नहीं होगा, ना डेली होगा ना वीकली होगा, क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सेमी एनुअली या क्वार्टरली तक स्ट्रेच कर सकता है। मैक्स टू मैक्स अगर वो मंथली पे पागल हो गया ना तो मंथली, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ अगर ये सेमी कंपाउंडिंग अगर हो तो हमने वहां पर आर को 10% थी, तो सेमी एनुअली का मतलब 2 बार कंपाउंडिंग, तो हमने 5% किया और साल को 10 कर दिया। तो यहां पर हमने वही उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाली। तो फ्यूचर वैल्यू आप देखोगे यहां पर इंटरेस्ट 62889 आ रहा है, जबकि एनुअली कंपाउंडिंग में यही फिगर कितना आ रहा था? 61,051 आ रहा था। मतलब कि अगर आपकी कंपाउंडिंग कम समय में होती रहेगी तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, इफेक्टिव रेट की बात कर लेते हैं। तो वही इफेक्टिव रेट जो मैंने आपको 12.68% निकालना सिखाया अभी, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर यहां पर आपका इफेक्टिव रेट का एक एग्जांपल भी हमने लिया है, वो ईआरआर के नाम से मैंने लिखा है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, देन मल्टीपल कैश फ्लो वाला वही सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल कैश फ्लो के अंदर फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की प्लस जितने भी सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट किए हैं उसकी, और उनको ऐड कर देंगे। ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, कोई कुछ खास ज्यादा नहीं है। फिर एन्युटी की बात करें तो एन्युटी का मतलब हो गया कि हम कोई भी अमाउंट हर साल डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे कि आरडी में, एलआईसी में, एसआईपी में, तो वो अब इसके अंदर 2 केस होते हैं। एन्युटी रेगुलर, दैट मीन्स अगर हमारा अमाउंट इन्वेस्ट हर साल के एंड में हो रहा है तो एन्युटी रेगुलर, और अगर हर साल के बिगिनिंग में हो रहा है तो एन्युटी ड्यू। तो और हम लोग इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग हमेशा क्या मानेंगे? एन्युटी रेगुलर। अब यहां पर आप लोगों के साथ मैंने ये अमाउंट दिया कि मिस्टर हैप्पी का नाम से याद आएगा नहीं आएगा आपको? मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा घर पे नाम है हैप्पी, यस, तो मैंने मेरे ही नाम पर एक एग्जांपल लिया, मिस्टर हैप्पी इन्वेस्टेड 1 लाख एवरी ईयर टिल 5 years. Calculate how much Mr. Happy will get after 5 years if he invested at the end of every year or invested at the end of every year. अब at the end of every year मतलब कि एन्युटी रेगुलर, और अगर at the beginning तो ये हो जाएगा एन्युटी ड्यू। ठीक है, अब ऐसे केस में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसको सॉल्यूशन मेरे को करना है, आपको कॉपी अभी नहीं करना है, आपको पूरा कॉपी करने का मौका दूंगा मैं अब, लेकिन आप केवल एक बार ये देख लीजिए कि मैं यहां पर कैसे कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए, अब यहां पर सबसे पहला मैं केस करता हूं एन्युटी रेगुलर का। अगर मैं एन्युटी रेगुलर, देखो वो तरीका तो आपको पता ही है जो मैंने अभी पूरा लंबा वाला तरीका किया था ना, कि ये वाला अमाउंट 5 साल के लिए होगा, ये 4 साल के लिए होगा, ये 2 साल, ये 3 साल, इतना लंबा टाइम नहीं है मेरे पास, मैं तो सीधा फॉर्मूला से चलूंगा। एन्युटी रेगुलर फॉर्मूला क्या होगा? P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर टाइम, इसमें से माइनस कर दूंगा 1 और होल डिवाइडेड बाई आर, ये हो जाएगा मेरा एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरा एन्युटी रेगुलर क्या होगा? पी मेरा कितना है? 1 लाख रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 1 लाख, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर 1 प्लस आर का मतलब हो गया कितने % पर इन्वेस्ट कर रहा हूं? अरे भैया इंटरेस्ट रेट तो लिखी नहीं, तो यहां पर मैं इंटरेस्ट रेट भी लिख देता हूं, इंटरेस्ट एट द रेट 10%, तो 1.10 की पावर 5, इसमें से आपको माइनस करना है 1 जो कि आपका प्रिंसिपल को डिनोट करता है,
और डिवाइड लगा देना है आपकी आर से जो कि है 10, तो दैट मीन 10 मतलब कि डिवाइडेड बाय 10 मत लिख देना, डिवाइडेड बाय 0.10, क्योंकि 10 मतलब तो 10 हो जाएगा, तबकि परसेंट में होता है तो वो 0.10 कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं तो ये आएगा मेरे पास 1.1 मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई का बटन दबाया तो 1 साल हो गया, इज इक्वल टू जैसे दबाऊंगा पहली बार इज इक्वल टू दबाते ही वो 2 साल होगा, इज इक्वल टू एक बार होगा लेकिन वो 2 साल हो जाएगा, फिर एक बार दबाया 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो ये फिगर मेरा क्या आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, अब ये आया 1.61051, इसमें से माइनस करना है 1 और डिवाइड लगा देना है 0.10 से। तो अब मैं इसकी स्टेप्स शो नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा इसका फिगर कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको। तो ये फिगर आएगा आपका ₹1 लाख और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, आपके एन्युटी फैक्टर बोलते हैं इसको, -1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो एन्युटी फैक्टर क्या होगा 6.1051। कई बार मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में आपको ये एन्युटी फैक्टर भी दे देता है, कई बार आपको क्वेश्चन एन्युटी फैक्टर भी दे देता है, तो घबराने का बात नहीं है, अगर एन्युटी फैक्टर दे दे तो घबराना नहीं। और ये इससे फिगर से आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ₹6,10,510। ये तो हो गया एन्युटी रेगुलर का केस। फिर आता है आपका एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का मतलब हो गया आपका जब आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर आप कर रहे हैं तो वो कैसे आएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, जो भी एन्युटी रेगुलर से जो फ्यूचर वैल्यू आई है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + R से, बस। ये एक बार एक्स्ट्रा क्यों किया, क्योंकि ड्यू के केस में 1 साल एक्स्ट्रा होता है। तो यहां पर ये फिगर कितना आ जाएगा ₹610,510। इसको आपको 10% पर और इन्वेस्ट करना था, तो ये फिगर आपके पास आ जाएगा ₹671 और 561। अगर क्वेश्चन बोले कि एन्युटी के केस में इंटरेस्ट बताओ तो बता देना, 6,10,000 रुपए एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट, हर साल 1-1 लाख, तो 5 सालों में 5 लाख, तो इंटरेस्ट कितना बना 1,10,510, और इसके केस में 1,71,561 ये इंटरेस्ट बना, दैट्स ऑल। इसी के साथ फ्यूचर वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है ना वो होता है खत्म। अब आप लोगों को क्या करना है, इस फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड जो नोट्स मैंने लिखे हैं इसको आप लोगों को कॉपी करना है। और कॉपी करने का तरीका क्या है, मैं स्क्रीन फुल स्क्रीन करूंगा, आपको वीडियो पॉज करना है, और पॉज करके, क्योंकि समय आपका, मैं इतना लिखते टाइम आपका समय ज्यादा खराब होता, इसलिए मैंने नोट्स आपके पहले ही कॉपी कर रखे हैं, ताकि आप लोगों का काम केवल समझाने का काम मैंने आपको पूरा एक्सक्लूसिव कर दिया है, हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट डिक्टेट भी कर दिया है। इससे क्या होता है, इससे मैं आप लोगों का एक बार 2 बार रिविजन करा देता हूं। क्यों, पहले मैं जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा होता हूं, और दूसरा जब मैं इनके सारे नोट्स एक बार वापस से आपके साथ रीडिस्कस करता हूं, तो आपका 2 बार उसी चीज को 2 बार डिस्कशन हो जाता है, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के टाइम, एक नोट्स रीडिंग के टाइम, तो 2 बार आपका रिवाइज मैं ही करा देता हूं। चलिए अब आप लोगों को क्या करना है, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं, आप लोगों को मुझे आइडिया है कि आप लोगों को कम से कम 15-20 मिनट जाएगा इसको कॉपी करने के अंदर। तो ये लीजिए, फुल स्क्रीन कर रहा हूं, जैसे ही मैं बोलूंगा पोज, आप लोग वीडियो को कर लेंगे पोज, और आप लोग इसको फटाफट से कॉपी कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको कॉपी करेंगे, ये लीजिए फुल स्क्रीन, और वीडियो करेंगे पोज, और फटाफट से इसको कॉपी कर डालेंगे, जितना भी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वहां तक का हेडिंग डालेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप लोग यहां तक का जितना नीचे यूनिटी तक का नजर आ रहा है इसको फटाफट से कॉपी कर देंगे। आई होप आप लोगों ने इसको वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा कॉपी कर लिया होगा। अगर आपने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया है तो चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग इसको कॉपी करेंगे, जितना भी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसको पूरे को कॉपी कर देंगे। आप लोग वीडियो को कीजिएगा पॉज, और पॉज करके इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। आई होप आप सब लोगों ने इसको अच्छे से कॉपी कर लिया होगा। चलिए अब आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे,
कि मेथड्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसको आप कॉपी करेंगे फटाफट से। इसको कॉपी कर लेने के बाद आप लोग इसको कॉपी करेंगे, और इसको कॉपी कर लेने के बाद आप लोग इसको कॉपी करेंगे। जितना भी नजर आ रहा है वहां तक आप कॉपी कर लेंगे। और इसको कॉपी कर लेने के बाद आप लोग इसको कॉपी करेंगे, और इसको कॉपी करने के बाद आप इस एग्जाम्पल को कॉपी करेंगे, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए इस एग्जाम्पल के साथ ही। अभी हम लोग देखिएगा, अभी हम हमारे बुक के भी क्वेश्चन करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि अरे यार सर पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो क्लियर हो गया। देन इसके बाद में आप लोग इस कॉन्सेप्ट को कॉपी करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के बाद में आप लोग इसके इस एग्जाम्पल को कॉपी करेंगे, इस एग्जाम्पल को कॉपी करने के बाद आप लोग इस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे हुई, क्या हुआ, इसको कॉपी करेंगे। और इसको कॉपी करने के बाद आप लोग इस मल्टीपल कैश फ्लो वाले कॉन्सेप्ट को कॉपी करेंगे, इस मल्टीपल कैश फ्लो का ये फुल पेज मैंने आपको शो कर दिया है। मल्टीपल कैश फ्लो का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर शो है, तो आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। इसको पूरा कॉपी करने के बाद आप लोग इस एन्युटी को कॉपी करेंगे। बस अब तो ओनली 5 मिनट का और कॉपी करना बाकी रह गया है। और इसको कॉपी करने के बाद आप लोग इसको कॉपी करेंगे, और इस एग्जाम्पल को कॉपी करने के बाद आप लोग इसको यहां तक का कॉपी कर लेंगे, और लास्ट पेज ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। फिर इसके बाद में आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। और दोस्तों आप लोग इसके साथ साथ ना एक स्टार मार्क करके लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, in the absence of information we will always calculate compounding interest। हम लोग हमेशा in the absence of information we will always assume compounding interest। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप लोगों को पता है अपनी बुक जो कि सबसे बेहतरीन चीज जो रहती है वो ये कि नो नीड टू रेफर एनी अदर बुक फॉर सीएमए इंटर पेपर 10। क्यों? क्योंकि हमारी बुक की एक्सक्लूसिव कवरेज क्या क्या है, हम हमारी बुक में कवर करते हैं पूरे स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन, आपके पास्ट ईयर एग्जामिनेशन सारे क्वेश्चंस, आपके रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी के सभी क्वेश्चंस, आपके मॉक टेस्ट पेपर एमटीपी के सभी क्वेश्चंस, और आप लोगों के जो वर्क बुक है उसके सभी क्वेश्चंस हम हमारी बुक में ही कवर करते हैं।
एक सिंगल क्वेश्चन आपको और कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपके सीएमए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है तो वो आशुतोष सर की बुक में अवेलेबल है। तो आइए दोस्तों, अब इसी के साथ मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं मेरी बुक के दर्शन पर। बुक का दर्शन ऑलरेडी हमने, आपको पता है बुक के ऊपर हम लोगों ने एक पूरा लेक्चर दिया है बुक के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि मेरा एनालिसिस बुक के अंदर किस लेवल का होता है। और आपको बता दूं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर 12 तक, तो पेज नंबर 12 ये यहां पर आप लोग देखेंगे, पेज नंबर 12 तक तो मेरा एनालिसिस ही चल रहा था। अब हम लोग हमारा ऑफिशियली फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और अगर हम हमारी बुक की कवरेज की बात करें तो आप लोगों के मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन है 120 130 के अराउंड, और हमारी बुक के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 349। जी हां, केवल एफएम के ऊपर है, ओनली एफएम पर हम लोग 350 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब फटाफट से देख करके चलते हैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर। यहां पर आपको बताया कि हम लोग हर चैप्टर का भी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर किसी भी तरह का कोई एक्सक्लूसिव क्वेश्चन नहीं आया है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक प्रकार से आप लोगों का हेल्पिंग हैंड बन के आता है अदर क्वेश्चंस के अंदर, जो कि मोस्टली हम लोग यूज करेंगे कैपिटल बजटिंग के अंदर, और भी बाकी काफी जगह डिसीजन लेने में हमारी मदद करेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहां पर आपको पेज नंबर और कॉपी का सॉल्यूशन लिखना है, ताकि आप लोग जब खुद से रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको पता है रिवाइज करने का तरीका, आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, रफ कॉपी होनी चाहिए और पेन और कैलकुलेटर होना चाहिए, आपकी सॉल्यूशन वाली कॉपी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं तो उसका क्वेश्चन नंबर यहां से देखेंगे, और वो आपकी बुक के कॉपी के अंदर किस पेज नंबर पर पाया जाएगा वो यहां से देखेंगे, ताकि आप लोगों का समय खराब ना हो। रिवीजन के समय आप फटाफट से उस पेज नंबर पर आप अपने आप को पहुंचा सकें। आइए अब हम लोग दोस्तों इसी दौर में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये डिस्काउंटिंग टेक्निक का है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हम देख सकते हैं, लेकिन मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपको होमवर्क देने वाला हूं। क्यों देने वाला हूं वो भी मैं डिस्कस करने के बाद होमवर्क दूंगा। पहले देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। सोर्स आपका स्टडी मटेरियल रहेगा। आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन वाला है, उस चैप्टर के एंड में सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन वाले टॉपिक से यहां से उठाया। क्वेश्चन ने कहा असरटेन कीजिए फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, किसका? ऑफ एन अमाउंट ऑफ 75,000 एट 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 5 ईयर। अगर आपको 75,000 मतलब कि सिंगल कैश फ्लो वाला केस है, सिंगल कैश फ्लो का केस है, और आपको 8% की रेट दी हुई है, और 8% की रेट को आपको कंपाउंड करना है सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली अगर आपको यहां पर कंपाउंड करना है तो भैया आपको यहां पर इसका फिगर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो ये आपको कितने सालों के लिए है? सर जी पूरे 5 सालों के लिए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, मैं चाहूंगा कि आप लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक अमाउंट, मैंने यहां पर इंटरेस्ट का फिगर तो दिया है, लेकिन मैंने यहां पर फ्यूचर वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो, चाहे वीडियो को पॉज करके चाहे कैलकुलेटर पर रफली सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने आप का दिमाग अप्लाई करने की कोशिश करो, ताकि इसका सॉल्यूशन आ पाता है कि नहीं। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, मतलब मैं भी पॉज कर रहा हूं, आप लोग इसको फटाफट से चेक करेंगे खुद का सॉल्व करके कि आप कितना हद तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में पहुंच पाए हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर भी अवेलेबल है क्वेश्चन, आप फटाफट से इसको देख लेंगे। आई होप वीडियो पॉज करके आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करने का ट्राई किया होगा, और अगर ट्राई किया है तो आइए दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैच कराता हूं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 4। आपको पता है जैसा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं सबसे पहले हर एक क्वेश्चन का गिवन लिखूंगा। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहां पर नजर आ रहा है पी, मतलब कि अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? ₹75,000। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको यहां पर पी बताना पड़ेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर, लेकिन ना वो पूछता नहीं है पी, उनको तो सीधा डायरेक्टली फिगर्स चाहिए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बता दो और सेमी आपका
फ्यूचर वैल्यू बता दो। ठीक है साहब, बता देंगे। पी हो गया आपके पास आर हो गया है 8% और टाइम आपके पास है 5 इयर्स। लेकिन जब आपका कंपाउंडिंग अगर सेमी एनुअली है तो रेट हो जाएगी 4%, रेट सेमी एनुअली, सेमी एनुअली के केस में रेट क्या हो जाएगी सर? सेमी एनुअली क्वेश्चन ने बोला है, और सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया? साल में 2 बार, और साल में 2 बार का मतलब 8% में अगर मैं 2 का डिवाइड लगाऊंगा तो मेरी रेट हो जाएगी 4%। ये तो हो गई मेरी रेट। और आपका टाइम की अगर बात करें तो देखो, वैसे तो आपका 5 साल है, लेकिन सेमी एनुअली जाओगे तो कितने हाफ ईयर हो जाएंगे सर? 10 हाफ ईयर्स। भाई एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 5 साल में कितने होंगे? 10 हाफ ईयर। तो ऐसे केस में अब आपको पता है सर इंटरेस्ट कौन सा, सिंपल की कंपाउंड? ऑलवेज कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपके पास यहां पर क्या आएगी? सबसे पहले आप निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू, जो कि कैसे आएगी? P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर T। और ये कौन सा आर लेंगे? हम आर लेंगे इसको, ये वाला। T कौन सा लेंगे? इसको लेंगे T। तो क्या हो जाएगा? P कितना है आपका? 75,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आर से, तो 1 प्लस आर का मतलब हो गया 1.04, क्योंकि आर होता है आपका 0.4, सॉरी 0.4 नहीं, 0.04। तो वो आर को हमने ऐड किया, और टी कितना हो जाएगा? 10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो वो कितना आएगा? फ्यूचर वैल्यू 75,000 मल्टीप्लाई होगा, अब आपका 1.04 की पावर 10, तो 1.04 की पावर 10, एक जैसे ही मल्टीप्लाई दबाऊंगा 1 आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप जैसे ही 10 बार करोगे तो अभी आप देखोगे कि काउंटिंग में आपको 11 शो करेगा, और वो कितना आ जाएगा? 1.480244। मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है, आप यहां पर 2 डेसिमल तक भी ले सकते हैं, 4 डेसिमल भी ले सकते हैं, बट एडवाइजेबल है आप 4 पर जाइए, ज्यादा करेक्ट आएगा। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1.480244, तो ये वैल्यू आ जाएगी ₹1,11,018 अब आपको पता है फ्यूचर वैल्यू आ गई, तो क्या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आ सकता है क्या? यस सर। कैसे? फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम पी बोल सकते हैं या पी आई भी बोल सकते हैं। तो कितना होगा? फ्यूचर वैल्यू आपकी ₹1,11,018। इसमें से आपका प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट जो कि है आपका ₹75,000, अगर उसको आप लेस कर देते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी वैल्यू आ जाएगी ₹36,018, और आंसर मैच है। ₹36,018 आंसर मैच है, और इसी के साथ आपका ये जो कैलकुलेशन है ये आपका डन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमको करना था, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर भी दिया है। तो आपको ये कुछ डेटा डिटेल आपको दे रखी थी, हमने इनको यूज किया, कैलकुलेट किया, काम खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 डन। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिस पर आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क भी मैं दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिस पर देंगे आपको 2 क्वेश्चन, लेकिन मीनवाइल अगर आपने किसी में कोई भी चीज कॉपी नहीं किया हो तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं यहां से, और ये यहां तक कोई भी चीज आपकी पेंडिंग रह गई हो तो आप देख सकते हैं। मीनवाइल मेरे हिसाब से आपका अभी भी 20-25 मिनट का समय अभी शेष होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपके अभी हम लोग 2 क्वेश्चन और आपके हैं, वो हम लोग देखेंगे, उससे आपका फ्यूचर वैल्यू का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट में आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने कॉपी करने से कुछ रह भी गया हो तो ये लीजिए, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं, आप लोग इसको यहां से यहां तक का कॉपी कर लेंगे, और देन उसके बाद आप लोग इसको यहां से यहां तक का कॉपी कर लेंगे। यस गाइस, चलिए तो अब हम लोग हमारा नेक्स्ट जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक बार उन क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं।
सर कह रहे हैं कि होमवर्क दूंगा, तो भैया कौन सा होमवर्क दे रहे हो सर, एक बार डिस्कस कर दो। तो आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ सर्टेन कंप्यूटेड इंटरेस्ट, ये कंप्यूटेड इंटरेस्ट आ गया, ये बेसिकली कंपाउंडेड इंटरेस्ट टाइप होना था, कंप्यूटेड इंटरेस्ट लिख गया। तो असर्टेन द कंप्यूटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹60,000 एट 6% कंप्यूटेड सेमी एनुअली। आपको 6% है, सेमी एनुअली आपको करना है, तो कैसे निकलेगा, बेहद आसान। 6% सेमी एनुअली होगा तो हर एक हाफ ईयर का 3%, तो 1.03 मल्टीप्लाई बाय, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको करना कितने साल है, 5 साल, और 5 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 10, तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो आ गया 1.343916। इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपके प्रिंसिपल अमाउंट से, तो ये आ जाएगा आपका 80,635, और इसमें से आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 लेस कर देंगे, तो आपके पास फिगर आ जाएगा 20635। ये आपका होमवर्क है जो मैंने सॉल्व करके दिखाया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, असर्टेन कीजिए फ्यूचर वैल्यू 70,000 की 8% कंप्यूटेड सेमी एनुअली। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये प्रॉपर वाला होमवर्क है, तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि यह है सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोगों के लिए ये भी होमवर्क है। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल के ही हैं, क्योंकि ये भी अगेन क्वेश्चन नंबर 4 के सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 डन, क्वेश्चन नंबर 3 डन, क्वेश्चन नंबर 4 डन। आइए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्या कहता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 5 जून 2015 में ओनली 2 मार्क्स के लिए पूछा था। वाह भाई। असर्टेन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 25,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर। 6 साल के बाद एन्युटी का अमाउंट बताइए कि कितना रुपए रहेगा, एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली कंपाउंडिंग होता है, लेकिन क्या करना है, अज्यूम दैट अमाउंट इज डिपॉजिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया, और बिगिनिंग मतलब एन्युटी ड्यू का केस है। बिगिनिंग का मतलब हो गया एन्युटी ड्यू का केस है, और एन्युटी ड्यू का केस क्या होता है, एन्युटी रेगुलर मल्टीप्लाई बाय आपका 1+R। तो आपको पता है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा ये सर, ये क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 5। आपको पता है इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपको यहां पर अमाउंट आपको दिया हुआ है, आपको हर साल अमाउंट डिपॉजिट करना है 25,000। आपको यहां पर टाइम दिया हुआ है 6 इयर्स, आपको टाइम दिया हुआ है 6 इयर्स। 1 सेकेंड, यस, तो आपका टाइम हो जाएगा 6 इयर्स का। अमाउंट 25,000 रुपए आपका है ही। केस क्या है, एन्युटी ड्यू का, और एन्युटी ड्यू के अंदर केस क्या है, आप चलिए, अमाउंट है, टाइम है, रेट, येलो सर रेट भी है, रेट कितनी है 9%। अब ध्यान से सुनिएगा, केस क्या है, अमाउंट एन्युटी ड्यू का, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो, आपको एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या है सर, पी को आप मल्टीप्लाई करते हैं 1+R की पावर n, इससे तो आ जाएगा आपका कंपाउंडिंग फैक्टर, इसमें से आप 1 लेस कर देंगे जो डिनोट करता है आपके प्रिंसिपल को, और इसको डिवाइड कर देंगे आपकी रेट से, और इससे जो फिगर आएगा जो कि होगा एन्युटी रेगुलर का, उसको आप P से मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे आ जाएगी एन्युटी रेगुलर की वैल्यू, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1+R से, तो आपके पास आ जाएगा एन्युटी ड्यू। तो कैसे आएगा, P का मतलब कितना है 25,000, (1+R) तो मतलब 1.09 की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रेट जो कि है 0.09, और इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं होल को मल्टीप्लाई बाय 1.09 से, तो आ जाएगा आपका एन्युटी ड्यू। अब अगर कई बार क्वेश्चन आपको ये बोल देता है एन्युटी ड्यू का एन्युटी फैक्टर बताओ एन्युटी ड्यू का,
तो इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एन्युटी ड्यू का फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए 25,000 1.09 की पावर 6 1.09 की पावर 6 तो मल्टीप्लाई करूंगा, एक इज इक्वल टू दबाते ही 2 बार हो जाएगा, एक और इज इक्वल टू 3 4 5 6 तो आएगा 1.6771। तो ये आ गया आपका 1.6771। इसमें से माइनस कर देंगे 1 को और डिवाइड लगा देंगे 0.09 से और इसको आपका होल मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपका 1.09। तो कितना आ जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय ये आएगा आपका 7.5233 और इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.09 से तो आपके पास आ जाएगा एन्युटी वैल्यू और वो कितनी आएगी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5233 मल्टीप्लाई बाय 1.09 तो आ जाएगा रुपीज 2,05,000 एंड 009.9 आ रहा है तो दैट मीन्स 010। सर आंसर में तो 025 आ रहा है, मैंने कहा 15 रुपए का फर्क पड़ रहा है, 2 लाख रुपए में नेग्लिजिबल है। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन खत्म। अब आप लोग इसको फटाफट से कर लेंगे कॉपी, अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो यहां से यहां तक का कॉपी कर लेंगे आप लोग। अगर कहीं से कुछ मिस हो गया है तो पॉइंट है कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेहद मस्ट है और यहां से यहां तक। इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 डन। अब हम लोग आज का लेक्चर का आखिरी सम देखने जा रहे हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 6 और मैं आपको बता दूं फिर उसके बाद में हमारा बचेगा केवल क्वेश्चन नंबर 1 7 और 8 3 क्वेश्चन बचेंगे जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 1 घंटे के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे और फिर रिमेनिंग 1 घंटे में हम लोग हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि भैया ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और सोर्स है आपका स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे एनुअल पेमेंट ऑफ ₹8,000 इन हिज डिपॉजिट अकाउंट। कोई उन्होंने आरडी करा रखी होगी, वहां पर एक पर्सन को हर साल पे करना पड़ता है 8,000 रुपए। दैट पेज 10% इंटरेस्ट पर ईयर, जहां पर इंटरेस्ट की रेट 10% है। फाइंड आउट करो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एट द एंड ऑफ 5 ईयर। एट द एंड ऑफ 5 ईयर उसकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बताइए। अब मुझे एक चीज बताओ, ये केस कौन सा है? सर इन्होंने तो बताया ही नहीं कि डिपॉजिट कब करना होता है। सर डिपॉजिट कब करना होता है पता ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा, इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या मानेंगे, एट द एंड। तो ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया एन्युटी रेगुलर का केस। और एन्युटी रेगुलर का केस है तो आइए फटाफट से इसको भी खत्म कर देते हैं। तो गिवन क्या क्या दे रखा है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो है आपका 8,000 रुपए। आपका जो टाइम है वो है आपका 5 इयर्स और आपको रेट जो है वो दे रखी है 10%। ये पूरा क्वेश्चन है, एन्युटी रेगुलर का कॉन्सेप्ट है। आइए तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। अब मैं फॉर्मूला वापस से लिख रहा हूं, चलिए लिख देते हैं। P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर n, इसमें से आप 1 लेस कर देंगे जो डिनोट करता है प्रिंसिपल को और इस पूरे को डिवाइड लगा देंगे आपकी r से। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा आपका फ्यूचर वैल्यू का। तो क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P है आपका 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर का मतलब क्या हो गया 1.10, इसकी पावर n जो कि है 5 इयर्स, तो ये हो गया 5। इसमें से माइनस कर देंगे 1 और डिवाइड कर देंगे r से जो कि है 0.10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो फ्यूचर वैल्यू कितनी आएगी, ये 8,000 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1.1 की पावर 5, 1.1 की पावर 5 तो 2 3 4 5 तो आ गया ये आपका 1.60151। तो 1.61051
माइनस करेंगे 1 और डिवाइड लगा देंगे 0.10 से, तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो फ्यूचर वैल्यू होगी आपकी 8000, ये आ जाएगा आपका 0.61051 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आ जाएगा 6.1051। तो 8000 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.1051 से, तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, और वो फ्यूचर वैल्यू कितनी आएगी? वो फ्यूचर वैल्यू आएगी 48,840.8। तो समवेयर 841 राउंड ऑफ करते हैं तो 48,841, और आप चेक कीजिएगा आंसर मैच है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन और इसी के साथ हमारी आज की सभा हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज जो हम लोगों ने जितना भी पॉइंट डिस्कशन किया, जो भी हमारा पॉइंट डिस्कशन हमने किया, वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। इतना सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। ऑल्दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपकी बात करूं तो आज का लेक्चर डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होना आपके अंदर बहुत जरूरी था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारा पार्ट ए में हम लोग 1 घंटे से 1.25 घंटे के अंदर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेंगे, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग उसमें कंप्लीट भी कर देंगे। और फिर उसके सेकंड पार्ट में हम लोग हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है वो हम लोग उसके चैप्टर में जानेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा कि हमारा ट्रेंड कहता है, जैसा कि हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि आशुतोष सर के यहां पर कॉस्टिंग आसान है लेकिन फाइनेंस भी मैनेज्ड है। तो कैसे करना है? अगेन इनहेल एक्सहेल, और दिल से बोलना है फाइनेंस मैनेज्ड है। तो दोस्तों दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ नए लेक्चर में। टिल देन आप लोग इन पूरे नोट्स को रिवाइज करके आएंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही है 9785953322। और अगर मैं कहीं पर बिजी हूं, मैं कॉल कनेक्ट नहीं भी कर पा रहा हूं, तो यहां पर वीडियो के नीचे आपको ये लाइन चल रही है, इस लाइन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को शो होंगे। मीनवाइल आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट जरूर रहिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे कनेक्ट रहिएगा। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आशुतोष लाटा वॉज विद यू, आशुतोष लाटा इज विद यू, एंड आशुतोष लाटा विल ऑलवेज रिमेन विद यू पीपल। और ये रहे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे ऑफिस के। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय।